हसन दिल की आंखों से सुनो। बाबर बाबर क्लास में है माशाल्लाह, मेरा बच्चा पहली क्लास से पहले दिन से बैठा हुआ है। बाबर तुम वही वाले हो ना बाबर? उदय, आपका मैंने डेप्रिसिएशन का लेक्चर कल सुना, इंशाल्लाह उसके ऊपर क्लास के एंड में थोड़ी सी बात करेंगे। अच्छा लगा, मैंने सुना है आपने माशाल्लाह वो 4K के अंदर बनाया है, हाई डेफिनेशन। क्लास चल रही है थोड़ी सी जरा सी जरा बाहर जाओ क्लास चल रही है। अच्छा जी भैया, बस 2 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं कि जो बोर्ड पे थोड़ा सा हमने माइंड मैप बनाया हुआ है स्ट्रेटजी के हवाले से, इसके ऊपर बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, सबको वालेकुम अस्सलाम। इतने सारे सलाम एक साथ आ गए भाई। आप लोग स्टार्ट करें, लिखना स्टार्ट करें, बस मैं जरा वेट कर रहा हूँ। अहमद भाई कल वाला लेक्चर आज हो रहा है, कल लेक्चर हुआ ही नहीं, कल ब्रेक हो गया था, मजा नहीं आया, मुझे मजा नहीं आया, समझे, क्लास हुई नहीं, आज से क्लास स्टार्ट होगी शुरू से, बिल्कुल शुरू से। आप लोग बस ये जरा कॉपी करें कि बात करना स्टार्ट करते हैं, अटेंडेंस बढ़ रहे हैं, जरा ये 200 क्रॉस कर दें फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये कब लिख लिया अबे क्लास के? अभी बीएम की क्लास थी ना मेरी जान, बीच में ब्रेक था तो मैं बैठ के यही काम कर रहा था, क्या करता, बोर हो रहा। सही है, ये बंद कर दे, दरवाजा बंद कर। जो बच्चा अभी अभी आहिस्ता आहिस्ता अटेंडीज आ रहे हैं बेटा, ये हमारा थोड़ा सा प्लान है, ये मेरा प्लान है, इसको नोट करो, इसके ऊपर मैं बात करना स्टार्ट करता हूँ। लिखा हुआ है तो बताओ फिर मैं आगे बढ़ूँ। मारूफ बेटा कल वाला लेक्चर हुआ ही नहीं, आज पहला लेक्चर है, कल वाले लेक्चर में शुरू से बात कर रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ बच्चों ने बीच में ज्वाइन किया था, कहीं पर आवाज ब्रेक हो रही थी। लिखो लिखो लिखो, मसला नहीं, मसला नहीं, वही यहीं पर ही। दुआ कर रहा हूँ तुम लोगों के रिजल्ट की ब्रेक में बैठ के आधे घंटे से यार, अल्लाह खैर करे। असल हाँ हाँ, वेट वेट कर रहा हूँ बेटा, लिखो लिखो लिखो, ये अटेंडीज आ रहे हैं, वेट कर रहा हूँ। मैंने जब भी पहले स्टार्ट कर दी ताकि तुम लोगों को एक हेड स्टार्ट मिल जाए। कल का लेक्चर है ही नहीं, अभी आप फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, बेसिक से बात स्टार्ट कर रहा हूँ। कल तुम किसी भी स्टेज से आए थे। अभी इन्हें कॉपी करने दो ना, तब तक, जब तक ये कॉपी करें तब तक, लेकिन क्वेश्चन खोल दो ताकि मैं देख लूँ। हाँ हाँ हसान आ जाओ, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, अभी हम बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। ये बोर्ड पे जो लिखा हुआ है ये कॉपी कर लो, शुरू से बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। माज अभी स्टार्ट हुई है बेटा, लिखो ये बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, पहली स्क्रीन कॉपी करो। बैकग्राउंड वॉइस किसी भी चीज की नहीं है बेटा, इससे सिर्फ रूम में एसी चल रहा है। लो भैया, ये हुजैफा ए लेवल्स, बेटा तू बीएम वाला हुजैफा है जिसने अभी ये सेम सवाल बीएम के अंदर पूछा है। अच्छा जूम कर दूं, ये लो ये जूम कर देते हैं, इसको जरा हटाओ। अरे ज्यादा ज्यादा कर दो, क्वेश्चन वाला थोड़ा साइड पे करो ना, बता माइक करो। बेटा अपनी स्क्रीन जूम करो, जूम हो जाएगा उसमें। बाबर मैं जूम आउट कर रहा हूं, अपनी स्क्रीन जूम करो, उसमें आराम से जूम हो जाएगा। शहरियार इमरान, शहरियार कौन से वाले शहरियार हो? लास्ट टाइम के ग्लासेस वाले बीएम वाले? अब्दुल राफे रुक जा, स्टडी टैक्स रुक जा बे, स्टडी टैक्स कहाँ लेकर आ रहा है? अरे शहरियार जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं हसान, जल्दी रिजल्ट निकालने के चक्कर में गलत चेकिंग नहीं करेगा भाई, क्या पे इतने तो बच्चे ही नहीं होते, मैट्रिक इंटर थोड़ी। ओवैस बेटा जूम कर लो। कंट्रोल के बाद क्या लिखना है? वेरिएंसेस 12 से 20 मार्क्स। बेटा ये लिखा हुआ है पोस्ट कोविड 19 बैच। मौजम अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सुनाओ कैसे हो? तुम मौजम अपने वही टीएसए वाले मौजम हो? बबलू पठान, उमर बाटवा, अरे बीएमबीएस के टीचर भी क्लास में बैठे हुए यार, अब तो मैं बड़ा परेशान हो जाऊंगा यार। अली हसनैन, अली हसनैन, तो तुम सारे पुराने हो, क्या कर रहे हो कैफ में? मुझे लगा फर्म में हो गए सारे। अच्छा जी जनाब, बिस्मिल्लाह करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब सही हूँ भाई, ये सब सारी बातें क्लास के एंड में करेंगे। मुझे खुशी हो रही है, आप लोगों को मेरा इतने हाल चाल जो है वो आप पूछ रहे हैं, आई थिंक काफी दिनों बाद मुलाकात हुई है। उसामा सारे सवाल के जवाब दे रहा हूँ, जरा मैं बेसिक से बात करना स्टार्ट करूँ। अच्छा जी क्लास सुने, फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा जरा सा हल्का सा हम यार, ये क्वेश्चन का थोड़ा पैनल छोड़ा करो, हम जरा सा डिस्कस कर लें सिलेबस के हवाले से, हमारे पास क्या क्या है और क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे
क्योंकि हुआ कुछ यूं कि कल आई थिंक कुछ लोगों की व्हाट्सएप ग्रुप पे कॉपियां रात में फट गई थी, तो सर ने आई थिंक थोड़ा सा आपको बताया था कि सर वो नए नए टॉपिक स्टार्ट हुए हैं, तो मुझे लगा कि आपसे हम स्ट्रेटेजी शेयर करें जो हमने लास्ट टाइम फॉलो की थी, और उसी स्ट्रेटेजी के ऊपर बिल्ड बना के आप अपना माइंड बना लोगे काम किस तरह से करना है। भैया आपके पेपर का नाम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सर इसका पाला हमारे साथ कहां पड़ेगा? बेटा आपके कैफ के अंदर ना, आपके कैफ के अंदर दो मेन चीजें हैं, दो मेन चीजें हैं। एक आपके कैफ के अंदर जो एक देखो, आप लोग अपने आप को एज अ स्टूडेंट के तौर पर देख रहे हो, हम आपको एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाइड प्रोडक्ट के तौर पर देख रहे हैं। आपके जब सारे पेपर क्लियर हो जाएंगे तो अब आपके पास एक नया मंजन आ चुका हुआ है, पता है आपको ये बात? आपके पास एक नया मंजन आ चुका हुआ है MSA 1 और MSA 2 के नाम से। अगर आप नोट करें तो MSA 1 MSA 2 ये इंटीग्रेटेड एग्जाम्स हैं, इसका मतलब 2 से 3 सब्जेक्ट्स इसके अंदर मिक्स होके आते हैं। अच्छा सर MSA 1 MSA 2, सर इसमें CFAP के कुछ पेपर शामिल होंगे, सर MSA 2 में आपके पास क्या क्या आएगा? सर जरा सुनिएगा, मैं आखिरी सीन से बात करना स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आपको मालूम हो जाए कि हमारी स्ट्रेटेजी ऐसी क्यों है और इन चीजों से आपका पाला कहां कहां पे पड़ना है। जिन बच्चों ने, ऐसा अभी स्टार्ट हो गया, जिन बच्चों ने BM पढ़ा हुआ है उन्होंने तो ये बात सुन ली होगी, लेकिन मैं ये बात दोबारा कर दूं, बेटा कैफ में ना तुम्हारे पास हर सब्जेक्ट इको के अलावा हर सब्जेक्ट जो कैफ में आएगा ना, उसके साथ हमारा पाला CFAP के अंदर पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अगर तुम खुदा ना ख्वास्ता मेहनत किए बगैर पास हो गए, जी जी खुदा ना ख्वास्ता बोल रहा हूं, अगर तुम मेहनत किए बगैर पास हो गए तो तुम आगे जाके मार खा रहे हो। सर अगर कॉस्टिंग में मेहनत किए बगैर मैं पास हो गया, तुक्का लग गया, क्यों भाई? अच्छा बच्चा फेल होता है तो क्या बुरा बच्चा पास नहीं हो सकता? रैंडम इवेंट तो होते हैं। सर अगर खुदा ना खास्ता हो गया और तुम पास हो गए, मुबारक हो, बहुत मुबारक। लेकिन सर BFD में जाके मार खाना स्टार्ट कर दोगे तो सर ये BFD BMS और इन सब की मैनेजमेंट अकाउंटिंग की नॉलेज एग्जामिनर तुमसे MSA 2 के अंदर चेक कर रहा होगा। अच्छा सर पेपर का नाम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये बात जरा याद रखिएगा, लेकिन हमारे सिलेबस में थोड़ी सी जरा सी फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी शामिल है। बाकी जो ओरिजिनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वैसे आपस की बात बताऊं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम पे ना एक ही टॉपिक शामिल है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम पे एक ही टॉपिक शामिल है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, लेकिन वो भी जरा हल्के लेवल का थोड़ा सा एग्जाम है। अच्छा A लेवल वाले बच्चों को मैं बात करता हूं एंड में कि उनके पेपर में क्या सिमिलैरिटी है, नहीं है सिमिलैरिटी, नहीं है सिमिलैरिटी। अच्छा जी सर, एक बचपन से सवाल पूछा जाता था और डिपेंड कर रहा है किससे पूछा जाएगा, किससे पूछा जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट के क्या काम होते हैं, ARTT की मैनेजमेंट हो गई, PSO की मैनेजमेंट हो गई, बिकन हाउस की मैनेजमेंट हो गई, गवर्नमेंट की मैनेजमेंट हो गई, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी तो है, तो आपको हर बंदे ने ना अलग अलग जवाब दिया था, अलग अलग जवाब दिया था, ऐसा सही, हर बंदे ने अलग अलग जवाब दिया था। आपको जब आप हेनरी क्योल से पूछा करते थे तो वो प्लानिंग, कंट्रोल, ऑर्गेनाइजिंग वगैरह इस तरह की बातें किया करता था। आप जब ड्रकर से पूछा करते थे तो वो अपने तौर पे बातें किया करता था। सर अब हम वो वाली बातें तो नहीं करेंगे, सर हम बातें वो करेंगे मोटी मोटी। सर मैनेजमेंट मैनेजमेंट सर 3-4 मोटे मोटे काम करती है। मैंने सिर्फ 3 काम आपके सामने लिखे, क्यों लिखे हैं उसका रीजन है, वालेकुम सलाम बेटा। सर उसका रीजन ये है कि ये हर काम जो मैनेजमेंट का तुम थ्योरेटिकल पेपर में पढ़ा करते थे, उन कामों के टूल्स तुम्हें यहां पे दिए जाएंगे। स्क्रीन जूम कर लो, ये जितने मैंने लिखे हुए हैं ये टूल्स हैं, ये सारे टूल्स तुम्हें दिए जाएंगे जो तुमने काम करना है। मिसाल के तौर पे सर मैनेजमेंट एक काम करती है प्लानिंग, सर तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में प्लानिंग का ये काम पूरा करने के लिए एक टॉपिक हमारे पास है जो एग्जाम का परमानेंट एरिया है, हर दफा आता है बिला नागा, बजटिंग के नाम से। सर आपने डिपार्टमेंट्स को, टीम को, मैं भी सिर्फ कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन कर रहा हूं, मैंने कोई कैलकुलेशन वाली कोई सवाल वाली बात नहीं करी, सुकून से आऊंगा जिस तरह से मैं हमेशा आता हूं। और बल्कि ये भी मैं आपको बताता हूं इस दफा हमने रजिस्टर कैसे चेक करने, क्योंकि ये भी एक कंसर्न मेरा भी है, आपका भी होगा कि अब जाहिर सी बात है उस तरह से काम नहीं हो रहा, उसका भी हल हमने अल्हम्दुलिल्लाह निकाल लिया। सर मैनेजमेंट जब डिपार्टमेंट्स को प्लान बना के दे देती है, इंडिविजुअल्स को प्लान बना के दे देती है, हम आपको प्लान बना के दे देते हैं, होमवर्क दे देते हैं, टेस्ट दे देते हैं, सर रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को हम कंपेयर करते हैं आपकी प्लान्ड एक्टिविटी के साथ। सर इस काम को हमारी जबान में वेरिएंस बोला जाता है, इसको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोला जाता है। हर अटेम्प्ट में 12 से 20 मार्क्स का एरिया आता है। लास्ट अटेम्प्ट के अंदर
आखिरी अटेम्प्ट के अंदर ये टॉपिक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, वेरिएंस का 15 मार्क्स का आया था, जिसमें 8 मार्क्स, 15 मार्क्स का मतलब आप समझते हैं? 15 का मतलब है मेरी जान, अगर इसमें 15 आ गए ना तो सिर्फ 35 और स्कोर करने हैं। पेपर में एक सवाल मेक और ब्रेक तुम्हारे सामने हो जाता है, एक सवाल मेक और ब्रेक तुम्हारे सामने होता है। सर ये 15 मार्क्स में 8 मार्क्स की कैलकुलेशन थी, 7 मार्क्स की थ्योरी थी। थ्योरी कहां से आ गई भैया? याद करने वाली थ्योरी नहीं थी, कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन था। वो जो 8 मार्क्स के वेरिएंस कैलकुलेट किए थे ना, उनके ऊपर बात करनी थी 7 मार्क्स के लिए। आई कैप ने कभी भी ये पास पेपर के अंदर इस तरह की हरकत नहीं की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन में थी। तो याद रखें, जो पास पेपर में हो चुका है वो तो आपने करना है, शुगल वाली प्रैक्टिस। लेकिन अगर आप पास पेपर ओरिएंटेड हो गए मेरी जान, तो आप मारे जाएंगे। जो हरकत हमने पिछले वाले पेपर में नहीं की, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में नहीं कर सकते। मैं आपको खुली बात बोलूं, हमारी अप्रोच हर टॉपिक के हवाले से थोड़ी सी फॉरवर्ड लुकिंग होनी चाहिए। मैं दोबारा बोलूंगा, हमारी अप्रोच हर टॉपिक के हवाले से फॉरवर्ड लुकिंग होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ सर? सर जो हो चुका है वो तो हमने देखना है, जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उसके ऊपर भी काम करना है। सर तीसरा मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है डिसीजन मेकिंग। सर जरा ध्यान कीजिएगा, सर डिसीजन मेकिंग हमारे पास दो तरह की है सिलेबस में। अब मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा, अब मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं। सर डिसीजन मेकिंग दो तरह की है। सर डिसीजन मेकिंग दो तरह की है। सर एक शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है, एक लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है। कल कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप से सवाल पूछा था, जिसका सर एआरएम ने बड़ा अच्छा आंसर दिया था, याद होगा आपको यकीनन। सर हमारी स्ट्रेटेजी ये है जो हम एआरटीटी में फॉलो कर रहे हैं। आपके दोस्त यार किसी और जगह पर होंगे, शायद वहां पे स्ट्रेटेजी बहुत डिफरेंट हो, बल्कि मैं तो कहता हूँ आप जरूर चेक करें, वहां स्ट्रेटेजी बहुत डिफरेंट होगी। सर हम लोग जो पहला एरिया स्टार्ट कर रहे हैं, हम डिसीजन मेकिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके सिलेबस की सारी गेम 40-50% डिसीजन मेकिंग के अंदर पड़ेगी। सर मैनेजमेंट का एक काम प्लानिंग है, मैनेजमेंट का एक काम कंट्रोल है, सर मैनेजमेंट का एक काम डिसीजन मेकिंग है। सर हमारे सिलेबस में डिसीजन मेकिंग के अंदर दो हिस्से हैं सर एक शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, एक लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। सर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के एरियाज आपके सामने लिखे हुए हैं सर इनमें से एक एरिया ब्रेक इवन, जिसकी वजह से आपकी कॉपियां फटी थी, सर वो ब्रेक इवन स्टार्ट हो चुका है। और सर बाय द वे मैं आपको अभी से बता दूं, इसमें सारे जो टॉपिक्स आने वाले हैं वो उसी तबीयत के ऊपर आने वाले हैं जिस तबीयत पे ब्रेक इवन स्टार्ट हुआ है। सारी की सारी डिस्कशन कॉन्सेप्चुअल है। सर उसके बाद हमारे पास डिसीजन मेकिंग के अंदर ही खुद डिसीजन मेकिंग के टॉपिक में दूसरा एरिया है डिसीजन मेकिंग अंडर स्कार्स रिसोर्सेज। आप में से जो ए लेवल्स वाले हैं उन्होंने लिमिटिंग फैक्टर किया होगा, जो ए लेवल्स वाले हैं वो बिल्कुल परेशान नहीं हो, क्योंकि ये ए लेवल्स वाले इस टॉपिक में मार खा जाते हैं। उसका रीजन ये है कि वहां के सवालात और आई कैप के सवालात में ऑब्वियसली आई कैप और कैम्ब्रिज बोर्ड का डिफरेंस है। सर तीसरा हमारे पास मेक और बाय का डिसीजन है, जिसको आप आम जबान में आउटसोर्सिंग बोला करते थे। जी जी वैसे मुझे मालूम है आपकी बात, हम लोग इसको आउटसोर्सिंग बोला करते थे। आप लोगों को आउटसोर्सिंग के बेनिफिट मालूम होंगे, ड्रॉबैक मालूम होंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम वही आउटसोर्सिंग की कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे कि क्या आउटसोर्स करने में हमें कोई इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। बाकायदा इसकी कैलकुलेशन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो बच्चा बाद में आ रहा है मैं उसके लिए दोबारा बोल रहा हूँ। हर वो नैरेटिव कंपोनेंट, हर वो कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन मेरे बच्चे जो तुमने बीएम में किया ना, वो सब चीजों की कैलकुलेशन, वो सब चीजों को टूल्स के तौर पे तुम्हें यहाँ पे टीच किया जा रहा है। सर अगली चीज है फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। हमारी कंपनी है 3-4 प्रोडक्ट बनाती है, अगर हम उसको अपने आउटपुट को मजीद प्रोसेस करके बेच दें तो हमें मजीद बेनिफिट हो सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। सर फिर एक स्पेशल प्राइसिंग डिसीजन है, वन ऑफ ऑर्डर। सर ये रेलेवेंट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल यूज करता है। और सर ये टॉपिक शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। अमान मैं बात करता हूँ, तुम्हारे सवाल का जवाब थोड़ी इस टॉपिक के एंड में मुझसे दोबारा पूछना, मुझे इसके बारे में बात करनी है तो तुमने पूछा। सर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, सर कोई दो चीजें आती हैं सर, इनमें से कोई दो। सर इनमें से एक चीज है ना सर ब्रेक इवन, सर ये तो बगैर ब्रेक लिए आती है, बगैर सांस लिए आती है। सर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में एक चीज ब्रेक इवन तो बगैर सांस लिए आती है। सर अगली चीज सर लिमिटिंग फैक्टर, आउटसोर्सिंग, फर्दर प्रोसेसिंग, स्पेशल प्राइसिंग, इनमें से कोई एक चीज आती है। क्या आएगी? ना तुक्का आपने मारना है ना मैंने मारना है, ठीक है ना। वो तुक्का मारने का मतलब है आप अपनी अटेम्प्ट के साथ खेल रहे हैं, आपकी अटेम्प्ट है, जुआ नहीं। सर लास्ट अटेम्प्ट की अगर मैं सिर्फ बात करूं ना, थोड़ा सा पेपर को एनालाइज कर लेंगे, तुम्हें गेम समझ आ जाए
कि हम छोटे टॉपिक से स्टार्ट नहीं कर रहे। अगर हम छोटे टॉपिक से स्टार्ट करें तो जितने टाइम में हमने 2 बड़े टॉपिक करने, उस टाइम में छोटे 8 टॉपिक हो जाएंगे। जितने टाइम में आपके 2 बड़े टॉपिक होंगे, उतने टाइम में छोटे 8 टॉपिक हो जाएंगे। तुम लोग खुश बहुत होगे, लेकिन पेपर में वेटेज नहीं है। हम लोग डायरेक्ट मुश्किल टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ब्रेक इवन सर ने स्टार्ट किया, मेरा टॉपिक होगा लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। बात करता हूँ उसके ऊपर। सर मैं आखिरी अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ। सर आखिरी अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ सिर्फ। सर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में रेलेवेंट कॉस्टिंग सर 20 मार्क्स का दे दिया। 20 मार्क्स। अच्छा सर मजे की बात, सिर्फ इसमें 4-5 छोटे केस थे, उनमें से एक केस नहीं आता, बाकी सारे केस वही थे जो टिपिकल हम क्लास के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। इसका मतलब खुदा का वास्ता है, एक तो रजिस्टर बनाओ। फिजिकल क्लास नहीं हो रही, लेकिन पेपर तुमने फिजिकली देना है। सीनियर कहते हैं कि 80 मार्क्स से ज्यादा का पेपर नहीं होता यार। सीनियर कुछ ऐसे भी होंगे जिनका 50 मार्क्स का भी नहीं होता, कुछ सीनियर ऐसे होते हैं जिनका पूरा हो जाता है। डिपेंड करता है किस सीनियर से तुमने पूछा है पेपर, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है लंबा होता है। इस बारे में बात करते हैं। सर लास्ट अटेम्प्ट में ना लास्ट अटेम्प्ट में सर 20 मार्क्स का रेलेवेंट कॉस्टिंग आपके पास आया है। सर एक मजे की बात आपको बताऊं, सर रेलेवेंट कॉस्टिंग में ना फॉर्मूला यूज नहीं होते। सर ब्रेक इवन में तो फिर भी तुम फॉर्मूला यूज करते हो ना, 4-5 सवाल तुमने यूज किए। सर रेलेवेंट कॉस्टिंग में सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं। सर पेपर में लिखना कैसे है, एग्जामिनर से कम्युनिकेट कैसे करना है, ये भी इस टॉपिक में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा सर आगे सुने, मैनेजमेंट के दोबारा से बोल रहा हूं, मैनेजमेंट के असीला बेटा मैं इसको जूम कर रहा हूं। मैनेजमेंट के 3 काम मोटे मोटे मैंने बात की, जिनके टूल्स के ऊपर हमें बात करनी है। पहला था प्लानिंग, हमारे सिलेबस में बजटिंग के नाम से ऐड है, 10, 15, 20 मार्क का सवाल आ जाता है। दूसरा कंट्रोल वेरिएंस, अक्सर औकात आता है कोई एक आध अटेम्प्ट वेरिएंस स्किप हुआ हो। तीसरा डिसीजन मेकिंग, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। अभी मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में बेटा ये जो एरिया मैंने स्क्रीन के ऊपर हाईलाइट किया हुआ है, ये 5 टॉपिक्स हैं। इनमें से 2 टॉपिक हमेशा आते हैं। रेलेवेंट कॉस्टिंग का एक टॉपिक लास्ट अटेम्प्ट में 20 मार्क का है। सर डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट का तीसरा जो काम है, डिसीजन मेकिंग में लॉन्ग टर्म डिसीजन में कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, सर विदाउट एनी ब्रेक लिए ये सवाल एग्जाम में आता है। सबसे बड़ी अनहोनी, सबसे बड़ा ब्लैक स्वॉन इवेंट, अब आपको मैं क्या बताऊं। माशाल्लाह आई होप अच्छे स्कूल से आए हो बेटा। ये जो हमारे पास वायरस आ गया है ना, ये ब्लैक स्वॉन इवेंट था। किसी ने भी प्लान नहीं किया हुआ था। सर कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में ना सेम हरकत आपके साथ तब होगी अगर ये पेपर में नहीं आया, क्योंकि ये हर दफा जब से नई स्कीम में ऐड हुआ है हर अटेम्प्ट में आता है। सर लास्ट अटेम्प्ट में इज्जत के साथ 15 मार्क्स का आ गया था। सर अब जरा ये सोचें, अबे वायरस चाइना ने प्लान नहीं किया, सुन मेरी बात उधर। सर मैं सिर्फ अभी 2 टॉपिक की बात करूं मोटी। सर ये एक 15 मार्क लास्ट अटेम्प्ट इसके, सर 20 मार्क्स इसके। सर इसका मतलब 2 सवाल, सर गौर करना, 2 सवाल, सर 2 सवाल आपके पेपर को बना देंगे, खराब कर देंगे। मेरे ख्याल से ये बात तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगी। सर ये 2 सवाल तुम्हें या तो सितंबर 2020 का स्टूडेंट बना देंगे, जिसमें तुम क्लियर करके आगे निकल जाओगे फॉर्म 12,500 रुपए कमाने के लिए। सर या ये 2 सवाल तुम्हें मार्च 2021 का स्टूडेंट बना देंगे, क्योंकि तुमने जो है वो क्लास के अंदर टाइम पास किया। 35 मार्क्स। सर ये शॉर्ट नहीं शायान, ब्रेक इवन का भी सवाल आई थिंक आया, मुझे याद नहीं है कितने मार्क्स का। अगर ब्रेक इवन आए तो आप समझो कि डिसीजन मेकिंग तुम्हारा आधा है। हाँ हसन भाई अच्छा सवाल है। सर कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या फर्क है मेरी जान। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर तुम्हें प्रोडक्ट्स की ना कॉस्टिंग करनी होती है, लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट वगैरह वगैरह इस तरह की बातें सारी। एक प्रोडक्ट बनता कितने का। देखो कारोबार का बेसिक काम क्या होता है, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। अब थोड़ा सा मामला चेंज है, सस्ता बनाओ और महंगा बेचो। तो हमें बनाने की कॉस्ट चेक करनी है, कॉस्ट अकाउंटिंग। सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिसीजन होते हैं। अच्छा इसी में एक बच्ची सवेरा ने अभी सवाल पूछा है, सर रेलेवेंट कॉस्टिंग में थ्योरी होती है। बेटा सुनो, रेलेवेंट कॉस्टिंग में थ्योरी नहीं है, रेलेवेंट कॉस्टिंग में कॉन्सेप्ट है, जिसको बच्चा उर्फे आम में थ्योरी बोलता है। हाँ ये बड़ा प्यारा सवाल है खानदानी। बेटा कंपलसरी क्वेश्चन है नहीं बेटा, आईटीआई वाले ना कॉस्टिंग में चॉइस देते हैं, या तो सितंबर अटेम्प्ट में दे दो या मार्च में दे दो, या उसके बाद एक और आता है सितंबर। इसके अलावा पेपर में कोई चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं होती। क्या हो गया पागल आगल हो तो आई कहते हैं कैसी चॉइस, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं दे रहा। या तो इस अटेम्प्ट में पास करो या अगले अटेम्प्ट में पास करो, ठीक है। अच्छा जी सर ये एक दफा दोबारा से मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूं, परेशान मत हो, टाइम दूंगा छापने का सब कुछ। सुनो मेरी बात और से। सर ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैं दोबारा से ब्रीफ मार रहा हूं, इब्राहिम दोबारा से ब्रीफ मार रहा हूं।
कोई तुमसे पूछे, खुदा ना खास्ता तुमसे पूछ ले कि बेटा मैनेजमेंट के क्या फंक्शन होते हैं, तो तुमने 3-4 बातें बोलनी, चौथी बात मैंने बोर्ड पे लिखी, सिलेबस में नहीं। कोई तुमसे पूछे कि मैनेजमेंट के क्या फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग। सर डिसीजन मेकिंग हमारे पास दो हैं, मैंने बोर्ड इस वाले बोर्ड पे भी लिख दिया है सर, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है। सर मैं दोबारा बोलूंगा, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। सर मैं दोबारा बोलूंगा, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। सर दो सवाल आते हैं, कोई दो सवाल आते हैं, एक ब्रेक इवन, एक दूसरा सवाल। सर लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, सर कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हर दफा आंखें बंद करके आता है, आंखें बंद करके। सर जी जो आपके पास टॉपिक मेरे पास हैं, जो मैंने करवाने हैं, उनकी मूवमेंट कुछ इस तरह से होगी। एज यू कैन सी, सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे बात करेंगे। क्यों बात करेंगे बेटा? मैंडेटरी है, आसान है, इजी टू गेम है। इस टॉपिक में मेरी टेंशन ये कभी भी नहीं रहती कि आप इसमें पासिंग मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। मेरी टेंशन तो इस टॉपिक में ये होती है कि आप इसके अंदर फुल मार्क्स क्यों नहीं अचीव कर सकते। लेकिन याद रखें, आई कैप कॉमेंट्स 80% बच्चा 80+% मार्क्स स्कोर करता है, 20% अभी भी इस क्लास के अंदर मुंह काला करवाएगा। इसका मतलब इस वक्त जो तकरीबन 325 बंदा इस क्लास के अंदर बैठा हुआ है, इसमें कोई 20% ऐसा होगा, तो 65 के करीब लोग ऐसे होंगे जो पता नहीं क्लास के अंदर क्या कर रहे होंगे घर पे बैठ के। अच्छा सर दूसरी चीज सर, बहुत काम की बात मेरे दिमाग में आ रही है, मुझे ये करना बहुत जरूरी है, मैंने अभी बीएम के अंदर भी की है। सर जिन बच्चों ने मुझसे बीएम पढ़ा है, या जो कॉस्टिंग के ड्रॉप आउट्स हैं, या जिनके दोस्त यार बहने रिश्तेदार मुझसे पढ़ चुके हैं, जी वकास ऐसा होता है, हाइब्रिड आता है, जो मुझसे पढ़ चुके हैं ना, उनको मेरी एक आदत का अच्छी तरह मालूम होगा, बहुत अच्छी तरह मालूम होगा। जो आदत फिजिकल क्लास में मैं बड़े आराम से कर सकता था, वो ये थी कि मैं सीटों के बीच में घुस के आपके रजिस्टर के ऊपर खड़ा होकर, आपके सर पे खड़ा होकर चेक कर लिया करता था आपका आंसर क्या, आपका आंसर कहां तक था। मेरा ख्याल है कि बात तुम लोगों को मालूम है। जिनको नहीं मालूम उनको मैं आज अपने मुंह से खुद से बता रहा हूँ कि भैया ये मेरी बहुत आदत है, और ये अच्छी बुरी नहीं है, बस ये आदत है। मैं थोड़ा सा अजीब सा हो जाता हूँ अगर मुझे समझ ना आ रहा, ठीक है? बिल्कुल असीर, सही बात है। अब सुनना, मेरी बात। सर ऑनलाइन है, क्या करेंगे? भैया भैया मीडियम चेंज हुआ है, अली अहमद वही है, हमने इसका हल निकाला है, और कोई जहानत की बात नहीं है कि हल निकाला है। मैं आपके सामने फाइल खोलूं कि आपके भाई ने जो है बड़ी विजडम का मुजाहरा किया है। मैं आपको सच बता देता हूं, बिल्कुल सच बता देता हूं, लास्ट अटेम्प्ट के अंदर सुस्ती की वजह से हमने एक काम एक दिन किया कि हमें क्लास में सवालों बच्चों के आंसर चेक करने थे, दोनों सेक्शन मर्ज थे, बच्चा पीछे से उठ के आया करता था, मैं ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि बच्चा उठ के आ रहा है। तो मैंने ये किया कि हम एक फेसबुक पे ग्रुप बनाते हैं, सबको पता है हम फेसबुक पे ग्रुप बनाते हैं बीएम के हर बच्चे, ये हमने बीएम में ट्राई किया। सर वो हम फेसबुक पे हमने जो ग्रुप बनाते हैं, हमने एक दफा क्या किया, सुस्ती के तहत हमने क्या किया, हमने बच्चों को सवाल लिखवाया और ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर दिया। हालांकि ग्रुप को यूज करना था आखिरी के महीने में, जब आपकी और मेरी मुलाकात नहीं होती। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने तक की मुलाकात नहीं है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो हमने उस ग्रुप को उसी दिन ना क्लास के अंदर यूज किया, मैंने सवाल बच्चों को लिखवाया और बच्चों ने कमेंट्स के अंदर आंसर फेंकना स्टार्ट किए। मैंने उन आंसर को चेक करके बच्चों को जवाब देना स्टार्ट कर दिया। अभी मैं कुछ दिनों पहले यही परेशान था जब ये सेशन स्टार्ट नहीं हुआ था, और आईकेएफ ने कहा था 3 हफ्ते का आप ऑफ लें, आपने एंजॉय किया होगा होपफुली ऑफ। तो उस ऑफ में मैं सोच रहा था क्या काम करें, तो मेरे दिमाग में वही वाली बात आई, और मैंने एक ग्रुप बना दिया है, पीएमए अली अहमद एआरएम के नाम से। उस ग्रुप का बाकायदा नाम फेसबुक के ऊपर होगा सिंपल, सितंबर 2020 पीएमए, और 2 गरीब लोगों का नाम है, सॉरी एक गरीब आदमी का नाम है अली अहमद, और एक बॉस सर एआरएम, इस नाम से ग्रुप होगा। मुझे जरा ये बताएं, थोड़ा सा मैं सैंपल ले लूं, कितने लोग इस क्लास में जो इस वक्त बैठे हैं ऑनलाइन, कितने लोग जो इस वक्त क्लास के अंदर बैठे हैं वो इस ग्रुप पे ज्वाइन है, और कितनों को नहीं पता, थोड़ा सा मुझे एक सैंपल मिल जाए, क्लास के बाद आपको लिंक मिल जाएगा। अबे उदय तू हर ग्रुप पे होता है साइड पर, सही है। और अच्छा, 2-3 को नहीं पता, सही है बेटा, आपको ग्रुप पे लिंक मिल जाएगा। अच्छा सर ये लिंक इसलिए है सर, बेटा इस लिंक पे ना हर क्लास के अंदर जो हम सवाल करेंगे ना, उसके कमेंट में अपने जवाब की पिक्चर लेकर ना तुमने हाथ क्या उसी वक्त शेयर करनी है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है मेरे दोस्त, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये, हाँ बेटा फेसबुक पर ही होगा, व्हाट्सएप पे नहीं हो सकता, वसीम को मैं बोल दूंगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ना सिर्फ तुम अपने आंसर देख लोगे, तुम दूसरों के आंसर भी देख लोगे, और लाइव क्लास में
हाथ के हाथ फेसबुक में कमेंट पे तुम्हारे आंसर चेक करके मैं तुम्हारे आंसर पे उसी का कमेंट भी दे दूंगा, बाकी भी देख लेंगे, तुम भी देख लोगे। देखो मैं ईमानदारी से बड़े भाइयों की तरह, टीचर की तरह नहीं बोल रहा हूँ। प्लीज जो लोग मुझे जानते हैं कम से कम इस बात का एहसास करें कि मैं इसको बाकी बड़े भाई के तौर पे बोल रहा हूँ। खुदा का वास्ता है, क्योंकि मैं तुम लोगों को खुद से सर पे खड़ा होकर डंडा नहीं कर सकता, तो इस दफा हमारी स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल होने के लिए अनफॉर्चुनेटली मैं तुम लोगों पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हूँ। मुबशिर व्हाट्सएप ग्रुप सही नहीं रहेगा, उसका रीजन है, बड़ा अच्छा रीजन है। व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस होते हैं फ्लड। मैं जो बात कर रहा हूँ मैं तुम्हारे आंसर चेक करने की बात कर रहा हूँ। अभी सवाल सॉल्व होने स्टार्ट होंगे, एक एक सवाल 1.5 घंटे का, 1 घंटे का सवाल है। मेरी जान यहाँ ये काम नहीं हो सकता। फिर व्हाट्सएप के अंदर तो फ्लड हो जाएगा, आपको ना समझ आएगी। होगा क्या, हम हर क्लास के दिन के हिसाब से थ्रेड बना देंगे। तुम्हें रिवाइज करना है, जाओ वो थ्रेड खोलो, कमेंट्स में लोगों के आंसर देख लो, मेरा फीडबैक देख लो, आज का क्लास का खत्म हो गई बात। ठीक है ना, तो काइंडली ये ग्रुप आपने हर सूरत ज्वाइन करना है। अच्छा सर, ये हमारी स्ट्रेटेजी है, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस के तहत मैंने बात करनी है। ठीक है सर। सर अगर मैं आपसे सच बोलूं ना, बिल्कुल बिल्कुल सच बोलूं, सर ये जो शुरू के 2 टॉपिक है ना, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और डिसीजन मेकिंग, सर आपका अच्छा खासा टाइम तो यही लोग पी जाएंगे, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और डिसीजन मेकिंग। लेकिन सर ये ना हो कि 2 महीने बाद जब आपके ये 2 टॉपिक हों तो आप बोलेंगे सर अभी सिर्फ 2 टॉपिक हुए भैया, इनका वेट देखो वेट। ये 2 टॉपिक 35 मार्क्स लास्ट अटेम्प्ट के अंदर आए हैं। ये 2 टॉपिक 35 मार्क्स लास्ट अटेम्प्ट में आए। मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूं, ये देखो अभी कुछ देर पहले मैंने यही बात की है। ये 2 टॉपिक लास्ट अटेम्प्ट में 20 मार्क्स का ये आया था, 15 मार्क्स का ये आया है। ये 2 टॉपिक 35 मार्क्स के आए। ये 2 टॉपिक, मेरे दोस्त के टॉपिक मत देखो, ये देखो कि शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में खुद 5 एरिया शामिल हैं। तो नाम से धोखा मत खाना, बाकी लोग खा जाते हैं। हमने लास्ट टाइम ये स्ट्रेटेजी फॉलो की। अच्छा आप पूछ सकते हैं, आपका देखो हक है, सर ये स्ट्रेटेजी क्यों फॉलो की थी। उसका रीजन है, जो टॉपिक शुरू में होते हैं ना उनके टेस्ट बहुत होते हैं, जो टॉपिक शुरू में होते हैं उनकी प्रैक्टिस बहुत होती है। जो टॉपिक शुरू में होते हैं तुम लोग खोल के ना उसको चेक कर लेते हो आसपास वाले के साथ, दोस्त के साथ कहां तक पहुंचा। तो अगर हम हैवी मार्क्स को पहले अनलोड कर देंगे तुम्हारे ऊपर, अगर हम हैवी मार्क्स को अनलोड पहले कर देंगे तुम्हारे ऊपर, तो सर इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारा रिवीजन मेन एरियाज का जो हर सूरत आने हैं वो अच्छा हो जाएगा। शायद लास्ट टाइम में आया है, मैंने भी बताया है, एनपीवी 15 मार्क्स का है। लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अब मुझे थोड़ा सा ये बताओ, ये जो मैंने स्क्रीन पे स्ट्रेटेजी लिखी और ग्रुप का नाम लिखा है, ये आप लोगों ने कॉपी कर लिया है या मैं आपको 2 मिनट दूं? और अगर आपने कॉपी कर लिया है तो मुझे बताएं ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि मुझे दूसरी स्क्रीन भी शेयर करनी है डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या कुछ है। अच्छा बेटा, जिन लोगों ने कॉपी नहीं किया फटाफट कर लें, ज्यादातर लोगों ने कॉपी कर लिया। मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन को यहाँ होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है? 1 मिनट के लिए स्क्रीन को होल्ड कर रहा हूँ। ज्यादातर बच्चों ने कॉपी कर लिया, प्लीज जरा बाकी लोग भी कॉपी कर लें। आर्मागेडन, तुम्हारे अलावा किसी को सेम मसला नहीं आ रहा है तो अपना इंटरनेट चेक कर लो। स्ट्रेटेजी में लास्ट पॉइंट इब्राहिम, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, ये प्योर थ्योरी का टॉपिक है। हाँ हमजा, रेलिवेंट कॉस्टिंग में 5 टॉपिक है, मैं वो वाली स्क्रीन भी अभी थोड़ी देर में खोल रहा हूँ। मालूम, ये जो मैंने स्क्रीन पे लिखे हैं ये मेरे वाले हैं सारे के सारे। नहीं नहीं, खाली थी मैथ्स वाला है इसमें, वो कुछ और चीज है। हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लेकिन कोशिश करो कि बाकी डाउनलोड की स्पीड जो है ना अपने एंड पर छोड़ देना ताकि काम हो जाए। चलो उस फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के बारे में हम ये बोल रहे थे क्लास के शुरू में, आई थिंक आप थोड़ा लेट आए होंगे, आपने बात ही सुनी कि हम पास पेपर तो करते ही हैं, वो तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, वो तो करना ही है, उसके अलावा कोई बात नहीं है। असल में फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच ये है कि हम ये भी अंदाजा लगाते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अगर आपने बीएम पढ़ा तो आपको पता होगा, लेकिन मेरी आदत दोनों पेपरों में सेम है कि हम थोड़ा सा ये एंटिसिपेट करने की कोशिश करते हैं मल्टीपल सिनेरियोस के थ्रू के क्या क्या चीजें आ सकती हैं। करीम, आपका सवाल लंबा है, मैंने पढ़ लिया है। मैं एक हिस्से का आंसर कर दूं, यस यू कैन नेविगेट इन द क्वेश्चन ऑन योर ओन, ये लेकिन कुछ सर्टेन प्रैक्टिस आवर्स के बाद तुम ये डिसाइड कर सकते हो।
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। मैं दोबारा बता दूं, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग IFRS वाला मंजन इसके अंदर नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टारगेट कॉस्टिंग तो बेटा बात का टॉपिक है, टारगेट कॉस्टिंग एक एरिया के एंड में जाके आएगा। इसमें कभी कभार एक सवाल आ जाता है, अब तक एक ही दफा आया हुआ है टॉपिक। ओवरहेड्स भी बहुत कभी कभार आने वाला टॉपिक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में आता है, एक आधा अटेम्प्ट छोड़ देता है, 5-4 मार्क्स का होता है। अच्छा, ये दो टॉपिक जो है ना आखिरी वाले, ये दोनों एक साथ उस वक्त आते हैं जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कम मार्क्स का आता है। ऐसा एक दफा हुआ है कि ये 11 मार्क्स का था और ये दोनों मिला के 9 मार्क्स के थे, क्योंकि ये अप्रेजल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सस्टेनेबिलिटी, दोबारा बोल रहा हूँ, अप्रेजल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सस्टेनेबिलिटी, ये एक ग्रेड है पूरी 20 मार्क्स। इस ग्रेड में हैवी वेट इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, एक दफा सबसे कम मार्क्स का आया है, 11 मार्क्स का, एक दफा से। बजटिंग के नीचे बेटा वेरिएंस लिखा हुआ है, मैं स्क्रीन जूम कर रहा हूं, लेकिन मैं ज्यादा जूम इसलिए नहीं कर रहा कि आप लोग अपने एंड पे स्क्रीन को जूम कर सकते हैं, ठीक है? थोड़ा आप जूम करें, आपकी स्क्रीन हो जाएगी जूम। ये कल हमें इशू आ रहा था, इस पे इशू नहीं। शहरोज, बहुत प्यारा सवाल बेटा, कॉपी हो गया, आगे बढ़े। भैया तला जिसकी मैथ्स वीक है उसको थोड़ी प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी, भैया आगे बढ़े। ओके ओके, मैं सेकंड स्क्रीन खोल रहा हूं। डिसीजन मेकिंग के अंदर खालिद क्विज का सीन मैं तुम्हें थोड़ी देर में बता दूंगा। डिसीजन मेकिंग के अंदर दो तरह के टॉपिक्स हैं, ये काइंडली नोट कर लें, इस बात के साथ नोट कर लें कि आखिरी अटेम्प्ट में कितने मार्क्स का आया। अगर ये कॉपी कर लिया है तो प्लीज मुझे बताओ ताकि मैं आगे बढ़ूं यार, जल्दी, फिर मैं बोर हो जाता हूं। अमीज 6, 7, 8 सवाल होते हैं। कर लिया कॉपी, वेरी गुड। अच्छा जी, शॉर्ट टर्म से, हाँ, 2 सवाल था, 2 सवाल था। लास्ट टाइम रेलेवेंट कॉस्टिंग स्पेशल ऑर्डर का आया था, उसके अंदर बेटा थर्ड पॉइंट है मेक और बाय डिसीजन, आउटसोर्सिंग। आगे चलें। अच्छा यार, एक बच्चे ने भी एक सवाल पूछा है, बड़ा अच्छा सवाल है। फिजिकल क्लास में टाइम बहुत होता है तो हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन खैर हो गई यार, मसला नहीं, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना? पहला दिन सर, बच्चे ने ये पूछा है, कह रहा है सर ये कॉस्ट अकाउंटिंग मुश्किल है, और अगर है तो क्यों है, और कितना डिफरेंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, तुम चाहे PSO में जॉब करते हो, नाम सुना होगा PSO, पाकिस्तान स्टेट, तुम चाहे ARTT में जॉब करते हो, तुम चाहे ICAP में जॉब करते हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में जॉब करते हो, या किसी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी में जॉब करते हो, कोई भी कंपनी हो, चाहे सीमेंट बना रही है, तेल बना रही है, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर है, किसी भी काम में, बैंक में, यार इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनती है ना, वो एक ही टाइप का स्टैंडर्ड यूज करके बनती है, 19-20 के फर्क के साथ। एप्लीकेशन में फर्क हो सकता है, अकाउंटेंट डिसाइड करता है। सर तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सवाल अगर आप देखेंगे ना, तो उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कॉम्प्लेक्सिटी होगी। इफ यू आर गुड विद द स्टैंडर्ड, बाकी काम तुम्हारा हो जाएगा। सर मसला ये है कि अगर आप मैनेजमेंट की बात करेंगे ना, फैसला करने की बात करेंगे, तो सर अगर आप सेम बिजनेस में भी है ना, अगर आप PSO में हैं और आप शेल के अंदर हैं, दोनों कंपनी ऑयल मार्केटिंग है, सर मजेदार बात है, दोनों कंपनी जो कि सेम बिजनेस के अंदर हैं, दोनों की मैनेजमेंट एक तरह से काम नहीं कर रही होगी। चलो और अच्छी एग्जांपल दे देता हूँ, बात समझ में आ जाएगी। सर जिस बिजनेस में ARTT है, उसी बिजनेस के अंदर TSA है, अलहमद है और KNS। सर सबकी मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग और सोच एक जैसी नहीं होती, डिस्पाइट द फैक्ट दे आर इन द सेम बिजनेस। अभी तो मैं सिटी स्कूल और बीकन हाउस की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि आप बोलेंगे सेम बिजनेस में, ARTT और बीकन हाउस सेम बिजनेस में नहीं है, हमारी टारगेट मार्केट में जमीन आसमान का फर्क है। तो होता क्या है सर, उससे फर्क क्या पड़ेगा कॉस्टिंग के पेपर के ऊपर? फर्क ये पड़ेगा कि कॉस्टिंग में, डिसीजन मेकिंग में, हर केस स्टडी उस कंपनी के हालात के हिसाब से बनेगा। तो तुम जब जब वो सवाल देखोगे ना, तुम्हें लगेगा एक नया सवाल आ गया। बेसिकली वो नया सवाल नहीं आ गया, वो नई तरह की इंडस्ट्री आ गई। तो फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच यही है कि जो जो इंडस्ट्रीज के ऊपर सवाल पूछ चुका हुआ वो सारी की सारी, और जो इंडस्ट्रीज उसने नहीं पूछी उन सब के ऊपर भी हम बात करना स्टार्ट कर दें, और वो सारी इंडस्ट्रीज के भी हम केस देख लें कि वहां बिजनेस में इंफॉर्मेशन किस तरह से हमारे सामने आती है। तो हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग मुश्किल है इन सेंस के बड़ा होगा, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग डूएबल है। मैंने बच्चों को खौफजदा देखा है पेपर के बाद, ये इस पेपर की खूबसूरती है, लेकिन पेपर में क्योंकि अवेलेबल मार्क्स ज्यादा होते हैं, तो अगर आपने बेसिक चीजें पूरी कर ली, यार जो मैं बोल रहा हूँ ना खालिद, हमजा, बेटा जो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर वो बेसिक काम तुम कर लोगे, मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन क्योंकि घर पे बैठे हो, तो इस दफा तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। अच्छा यार, मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं आगे बढ़ूं। मुझे 3 पॉइंट डिस्कस करने हैं,
कल आवाज भी ब्रेक हो गई। सही है भाई, वेरी गुड। अच्छा भाई मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हसन भाई जज़ाकल्लाह, इजाजत दे दी आपने मुझे। अच्छा सुने मेरी बात, इधर देखें, कोई टेक्निकल डिस्कशन नहीं है। आई जस्ट नीड्स योर माइंड एंड योर ears, अनडिवाइडेड अटेंशन की जरूरत है बस, खलास, इसके अलावा कोई बात नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी, कुछ भी कॉपी करने का मंजर नहीं है। वो जो होगा मैं आपको बता दूंगा क्या है। मैं कुछ चीजें आपसे बात करना चाह रहा हूँ, कुछ चीजों के ऊपर डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ताकि उसके हिसाब से फिर हम आगे बढ़ें। अच्छा जी सर सुने, सर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग की बात कर ली मैंने, ठीक है। सर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, जो टॉपिक तुम पढ़ रहे हो वहीं से मैं टर्म यूज करूंगा ताकि तुम्हें बात समझ में आ जाए। यार शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में ना, जो कंपनी की मैनेजमेंट होती है, कंपनी में जो कारोबार संभालने के लिए जिम्मेदार लोग होते हैं, उनका कंसर्न जो होता है ना, वो होता है प्रॉफिटेबिलिटी, कि फला प्रोडक्ट, फला डिवीजन, फला कोर्स, कोई भी नई चीज वो कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। सर ये प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के लिए हम पहला काम करते हैं, जो बच्चा पूछ रहा था ना कॉस्टिंग क्या होती है, हम पहला काम करते हैं कॉस्टिंग का। कॉस्टिंग के काम में हम सिर्फ अंदाजा लगाते हैं कि एक प्रोडक्ट कितने का परचेज हो रहा है, कितने का बन रहा है। तो ये करने के बाद हम एक डिजाइर्ड सेलिंग प्राइस चार्ज करते हैं, और जो बच जाता है तुम लोग अपनी, मैं देखो तुम लोग कौन हो, तुम लोग मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हो, फाइनेंशियल अकाउंटेंट नहीं हो अभी इस क्लास में। तुम लोग उसको अपनी जबान में प्यार से कंट्रीब्यूशन बोला करते थे, सीएम बोला करते थे। याद आ रहा है? यहां तक तो याद आ रहा होगा ना। सेलिंग प्राइस में से तुम लोग वेरिएबल कॉस्ट निकालते हो, ऐसा ही था मेरे दोस्त? सही है सर। उसके बाद कोई फिक्स कॉस्ट होती है। अब मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगा क्या फिक्स कॉस्ट है, क्यों है, तुमने बहुत बातें कर ली। सर रेंट हो गया, सैलरी हो गई, सब कुछ निकाल निकूल के सर आपके पास अगर पैसा बच गया तो प्रॉफिट, नहीं बचा तो लॉस। कारोबार की नियत यही है, इसके अलावा कोई नियत ही नहीं है सर। लेकिन लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स होती है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है सर, उसके कंसर्न में सर आपने कुछ कॉपी नहीं करना, सुननी है मेरी बात सर, आपने मेरी बात को गौर करना है। सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होता है ना सर, उसका कंसर्न प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होता सर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होता है उसका कंसर्न मैनेजमेंट का, प्रॉफिटेबिलिटी का नहीं होता सर। तो फिर क्या होता है बेटा, उनका उनका ऑब्जेक्टिव होता है इंक्रीज इन वेल्थ। सर तो एक ही बात है ना, क्या आप लंबी करके बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होता, वेल्थ होता है, प्रॉफिट बढ़ेगा तो वेल्थ बढ़ेगी। नहीं बेटा, ये जाइलो वाला पुराना कॉन्सेप्ट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके ऊपर इन्वेस्टर की आंखें होती है ना, वो होते हैं कैश फ्लो। सर हाँ हमें पता है सर, हमें पता है। आपने हमें एक जमाने में बोला था कि जनाब वो हमें, हम सीख भी चुके हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कि कैश इज द ब्लड फॉर द कंपनी। अरे ये छोटी बातें हैं। कैश की इंपॉर्टेंस क्यों है? सुनना। कुछ कहानियों के कंक्लूजन है, कुछ के नहीं है, सुनना स्टार्ट करना। कल एक एग्जांपल दे दी थी, लेकिन मैं दोबारा शेयर कर रहा हूं, सर। सिर्फ आपने बात सुननी है, मैं आपको बताऊंगा आपने क्या बातें नोट करनी है। जो तुम्हारे दिमाग में ये कहानी सुन के, केस स्टडी सुन के सवाल आए ना, वो सवाल भी नोट कर लेना, क्योंकि उनका जवाब ही हमारा डिस्काउंट फैक्टर होगा। बहरहाल सुनो मेरी बात। एक अंग्रेज औरत, खूबसूरत अंग्रेज औरत पाकिस्तान के बाहर से पाकिस्तान आती है विजिट करने। कंसल्टेंट है, मेडिकल कंसल्टेंट है, गवर्नमेंट ने उसको बुलाया है, बोला है हमारे यहाँ वायरस वायरस फैल गया, आके थोड़ी हेल्प करो, सही करो लोगों को। वो औरत जब पाकिस्तान के बाहर से आती है तो वो बच्चा ये सुन के आती है, वो औरत ये सुन के आती है कि जनाब पाकिस्तान में लोगों की सर्विसेज सही नहीं होती हैं, बोलते कुछ हैं काम कुछ और करते हैं, ठीक है ना। बच्चे से पूछो बेटा होमवर्क कर लिया, तो बोलता है ऑलमोस्ट। अबे ऑलमोस्ट का मतलब क्या होता है? मतलब ये तो वही बात है, तेरा रिजल्ट आया बेटा पास हो गया, सर ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट पास नहीं हो गए। तो उसने कहा यार मुझे लोगों पे ट्रस्ट नहीं है। लेकिन उसको एक बात किसी और ने ये भी बताई, उसने कहा पैसा दो, पैसा दो। पाकिस्तानी कौम पैसा देखती है, आंखों में मोहब्बत आनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो होटल के मैनेजर के पास जाती है, 5 स्टार होटल, अच्छा होटल, लेकिन उसको किसी ने बता दिया है कि पाकिस्तान का 5 स्टार, पाकिस्तान का 5 स्टार है, वो 5 स्टार नहीं। वो जाती है मैनेजर के सामने, अपना बैग खोलती है जिसमें डॉलर्स भरे हुए होते हैं, उसमें से $100 का नोट निकाल के मैनेजर के सामने रखती है, बोलती है ये मैं डिपॉजिट दे रही हूं, अभी मैं आपकी कस्टमर नहीं बनी। अच्छा जितना बच्चा इधर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ के आया है, इसकी बेसिक भी आती होगी, इंटर के अंदर भी अगर आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो सर उदय से कांटेक्ट कर लीजिएगा। सर आप लोग इसको अकाउंटिंग की इनकम कांटेक्ट नहीं करते, सर आप इसको अकाउंटिंग की इनकम कांटेक्ट नहीं करते, आप तो इसको प्री पेमेंट्स के अंदर फेंक देते हैं। ऐसा ही है या ये बात भी नहीं पता? बिल्कुल सही हमजा, एडवांस के तौर पे ट्रीट होता है, ऐसा ही है ना दोस्त?
ऐसा ही है ना? हाँ ये हुई ना। अच्छा अच्छा, गौरतलब बात, गौरतलब सर, ये लाइबिलिटी है, जैन बिल्कुल सही बोल रहा है, अनअर्न्ड है, बिल्कुल सही है। अब सुनो मेरी बात, अब मैं यहाँ से बात आगे बढ़ाऊंगा। सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर वेल्थ पे कंसर्न होता है, वेल्थ पर। और वेल्थ कहां से ट्रेस होती है? सर वेल्थ ट्रेस होती है कैश की मूवमेंट के थ्रू। गौर करना, अभी बात स्टार्ट हुई है। सर ये उसके सामने $100 का नोट रखती है, जो आप कह रहे हैं कि सर ये अनअर्न्ड है, सर ये लाइबिलिटी है, अभी हमने उसको सर्विस नहीं दी है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन होटल मैनेजर है ना, तो बोलेगा भाड़ में गई फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हम हमसे अच्छा होटल ही नहीं है, ये कहीं भी जाएगी इससे बेकार सर्विस मिलेगी। तो वो अपने एम्प्लॉय को बुलाता है, बोलता है बेटा मैडम को पूरा होटल घुमाओ, इनको सेटिस्फाई करो, ये खुश होगी तो हम खुश होंगे, ठीक है ना? अच्छा, उसके माइंड में आता है, ये वापसी आएगी, वापसी आएगी और मुझे बोलेगी भाई रूम बुक कर दो, मुझे आपका होटल पसंद आ गया। तो वो क्या करता है, वो $100 को अपने दिमाग में इनकम रिकॉर्ड कर लेता है। सर अकाउंटिंग मना करती है, अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग मना करती है, दिमाग मना नहीं करता ना, दिल पे किसी का कंट्रोल थोड़ी है। वो बोलता है ये $100 मेरी इनकम है, $100 मेरे पास आ गया। सर आज का डॉलर कितने का चल रहा है मुझे नहीं पता, जरा थोड़ा सा मुझे बताइएगा, डॉलर कितने का चल रहा है? अपने को कभी पैसे मिले ही नहीं डॉलर में। 158 का, मैं 160 रुपए कर लूं, मैं 160 रुपए कर लेता हूँ। तो $100 के हिसाब से आहा शानदार। अरे भाई 170 रुपए का, 160 वाला कहां कहां से परचेस कर रहा है बेटा, थोड़ा यहाँ भी भेज। 170 का है सर। सर मसला नहीं है, फटा करने की क्या जरूरत है यार, इसमें लड़ाई थोड़ी है कोई। सर $100 है ना सर, 17,000 रुपए की दिहाड़ी बन गई। और बोलो क्या चाहिए? वो समझता है मेरी इनकम। फोन निकालता है, फोन घुमाता है अपने सप्लायर को। वो सप्लायर कौन है? सप्लायर होटल के, होटल को गोश्त वगैरह सप्लाई करता है। और वो फोन करता है, फाइल खोलता है, बोलता है यार तकरीबन 17,000 की लाइबिलिटी है मेरी बुक्स में। तो वो सप्लायर को बुलाता है, कहता मुन्ना आ जाओ, भागते हुए आओ, जल्दी से भागते हुए आओ, अपने पैसे लेके जाओ। वो कहता है सर मैं पीछे ही खड़ा हूँ होटल में। वो आता है, 17,000 उसको देता है। और 17,000 पे करने के बाद, 17,000 पे करने के बाद उसकी लाइबिलिटी क्लियर हो जाती है। अच्छा यार, मैं अभी ना स्टोरी आगे बढ़ा रहा हूँ, मुझे थोड़ा ये बताना, मुझे थोड़ा ये बताना, वो बचपन में ना एसिड की इक्वेशन तुमने, क्या हो गया, बचपन में तुमने एसिड की एक इक्वेशन पढ़ी होगी, मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, थोड़ा याद दिलाओगे क्या थी? अकाउंटिंग इक्वेशन एक हुआ करती, थोड़ा सा याद दिला दो अगर प्लीज। अरे एसिड से आगे भी तो बढ़। ये मेरा भाई, सर ये बच्चे ने बोला एसिड इज इक्वल, वसीम ये दोबारा अपनी मरवा रहा है, एसिड इज इक्वल, सही है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। हो गया हो गया हो गया। सर इसका मतलब ये हुआ, सर इसका मतलब ये हुआ, सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अपनी 17,000 की लाइबिलिटी क्लियर कर दूं, अगर मैं 17,000 की लाइबिलिटी क्लियर कर दूं, तो सर मेरी वेल्थ बढ़ जाएगी, मेरा कैपिटल बढ़ जाएगा, ऐसे ही है। सर उसने अपना पैसे दे दिए। सर याद रखिएगा, सर जरा बात याद रखिएगा, याद रखने की बात क्या है, आप तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसको अर्नड इनकम बोल रहे होते हैं, ये वो वाली इनकम है ही नहीं, ऐसे ही है ना? हाँ सही है, आप सही है। अच्छा सर, सर वो क्या करता है पता है? वो सप्लायर अपनी बुक्स खोलता है, लाइबिलिटी बढ़ने के बजाय उल्टा कम हो गई, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो सर। अच्छा वो सप्लायर क्या करता है? सप्लायर अपने सप्लायर को फोन करता है। अपना सप्लायर कौन? वो एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की सर्विस लेता है, जो अपने ट्रक में उसका गोश्त वगैरह रख के होटल तक पहुंचाती है। वो उसको बोलता है भैया कहां पर हो? वो बोलता है सर पीछे होटल में माल उतरवा रहा हूँ। बोलता है तुम्हारे ऊपर उधार कितने हैं? सर आपने 17,000 रुपए की सर्विस जब तक मुझसे ली है, पैसे नहीं दिए। वो बोलता है भागता हुआ आओ, भाग के आओ, पैसे लेके जाओ मुझसे। 17,000 पे करता है। सप्लायर की भी लाइबिलिटी ऑफ। दो लोग कौन कौन, कौन कौन, नाम बताओ, नाम लो, नाम लो, दो लोग कौन कौन से? एक होटल का मैनेजर, एक होटल का सप्लायर, अपनी 17,000 की लाइबिलिटी पे ऑफ कर चुके हैं। 17,000 की वेल्थ बढ़ चुकी है। टोटल वेल्थ कितनी बढ़ गई है? टोटल अगर मैं एक इकोनॉमी एज्यूम कर लूं, सप्लायर और होटल मैनेजर को 34,000, शानदार बेटा, ये 17,000 ही घूम रहे हैं, कैश घूम रहे हैं, कैश घूम रहे हैं। अच्छा सप्लायर का तो सुन लो, ट्रक वाले का, ट्रक वाला, ट्रक वाला फोन करता है होटल के गार्ड को, उसके साथ सेटिंग होती है, वो वाली नहीं। सेटिंग ये होती है कि हमारे ट्रक को तुम पहली एंट्री दोगे रूम के अंदर, रूम बोल रहा हूँ, होटल के गेट के अंदर। रूम में तो हमने खातून को भेजा है, आप चेक करके आए सही है कि नहीं। सर वो ट्रक वाला होटल के गार्ड को बुलाता है, कहता है भैया तुझसे मैंने मामला तय किए थे, 17,000 रुपए तुम ले लो। सर स्क्रीन पे कुछ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने कुछ स्क्रीन पे लिखा ही नहीं है।
वो बोलता है 17,000 तुम लो, तो वो जो ट्रक वाला होता है वो भी अपनी 17,000 की लायबिलिटी पे ऑफ करता है और अपनी वेल्थ बढ़ा लेता है, और फिर वो जो होटल का गार्ड है उसके पास पैसे आ जाते हैं। सर जरा थोड़ा सा स्टॉप लूंगा, मुझे ये बताएं अब तक कितने लोग अपनी वेल्थ बढ़ा चुके हैं या लायबिलिटी कम कर चुके हैं? और टोटल अमाउंट 3 बंदे, सर कितनी अमाउंट हो गई है सर टोटल? सर कितनी अमाउंट हो गई है? 51। सर ये 17,000 रुपए घूम रहे हैं। सर पता है मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? अभी आप इन बातों में गौर मत करें कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं लिख देता हूँ ऐसे ही, शुगल में लिख रहा हूँ, शुगल में। सर ये जो वेल्थ बढ़ रही है ना, ये बढ़ रही है मूवमेंट ऑफ कैश। मैं आपको कैश की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। किसी ने इको पढ़ी होगी तो इको में भी ये बात पढ़ी होगी, हालांकि हम इको की बात नहीं कर रहे, मैं तो कुछ और बात कर रहा हूँ, हिल जाओगे एंड तक। सर वो जो ट्रक वाला होता है ना, तीसरा बंदा, बिल्कुल सही, आपके आंसर सही है, मेरे पास सबके आंसर आ रहे बेटा। वो जो होटल का गार्ड होता है, होटल का गार्ड फोन करता है, होटल का गार्ड फोन करता है मैनेजर को, कहता है सर मेरी बेटी की शादी हुई थी, मैंने आपसे उधार लिया था 1 लाख रुपए का, मैंने उसमें से तकरीबन 83,000 पे कर दिए सर, 17,000 रह गए, तो सर क्या पे कर दूं? बोलता है आजा भागता आजा। वो आता है, $100 का नोट सामने रखता है और वो भी अपना उधार जो है ना पे ऑफ कर देता है। 17 ऑफ हो जाते हैं, वो अपना उधार जैसे ही उसको पूरा करता है। सर ये तकरीबन 4 से 5 लोग जो हैं इनके पैसे घूम के आ गए, ऐसा ही है। सर अब होटल के मैनेजर के पास, उसको बोलो थोड़ा आहिस्ता बोले, इसको बंद कर दो। होटल के मैनेजर के पास, बाबर बिल्कुल सही, 68,000 की लायबिलिटी कम हो गई है। होटल के मैनेजर के पास दोबारा $100। इतनी देर में अंग्रेज औरत भी आ गई, उसने कहा मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया आपका होटल देखकर, अब मैं कहीं और जाऊंगी, तो आप मेरे पैसे रिफंड कर दें। मैनेजर को अफसोस होता है, आंसू आते हैं, आंखों में नहीं आंसू आते हैं, बुरा लगता है। वो कहता है मैडम कोई मसला नहीं है, वो $100 जो थोड़ी देर पहले उसको गार्ड देकर गया था, जो उसने लोन लिया था, वो मैडम को वापसी देता है और मैडम आराम से होटल के बाहर निकल जाती है किसी और की तलाश में, मतलब किसी और होटल की तलाश में। सर मुझे एक बात बताएं, सर ये एक सवाल अजीब सा हो गया सर, ये अजीब सा मामला हो गया सर, कैश की मूवमेंट हुई है सर, कैश आया ही नहीं है, सिर्फ मूव करके बाहर निकल गया। लेकिन बाहर निकलने से पहले उसने क्या किया सर? बाहर निकलने से पहले क्या किया उसने? सर बाहर निकलने से पहले उसने क्या किया? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शरोन भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, सबकी वेल्थ उसने बढ़ा दी, लाइबिलिटी कम कर दी, एक ही बात है, खैर हो गई मेरे दोस्त, खैर जिंदाबाद सर, 4 लोगों की उसने जिंदगी चेंज कर दी। अरे मामूली बनाया ये कैश घूमा। अच्छा सर सुने, सर अभी मैंने सिर्फ एक बात की है, मूवमेंट ऑफ कैश। सर मैंने मूवमेंट ऑफ कैश की बात की है, मैं क्या बात कर रहा हूँ दोबारा बता दूं, दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा ब्रीफ कर रहा हूँ। प्लानिंग, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में 2 चीजें हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग की। अली अहमद ने अपनी बातों का आगाज यहां से किया कि लॉन्ग टर्म डिसीजन में अनलाइक शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म डिसीजन के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी कंसर्न नहीं होता, प्रॉफिटेबिलिटी कंसर्न नहीं होता। क्या होता है बताओ मुझे, क्या होता है कंसर्न? क्या कंसर्न होता है सर? वेल्थ इंक्रीज करनी। फिर अली अहमद साहब ने आगे से एक बात बोली, बहुत ब्रीफ देसी जबान में, बहुत बेसिक की बात कर रहा हूं, टेक्निकल पे आहिस्ता आहिस्ता मूव करूंगा। सर फिर अली अहमद साहब ने ये बोला कि इंक्रीज इन वेल्थ, इंक्रीज इन वेल्थ कैश के थ्रू होता है और कैश की मूवमेंट के थ्रू होता है। सर ये पहला पॉइंट हो गया। सर थोड़ा दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं। बीच में एक हीरो आया था, बीच में एक हीरो आया था, साला बोलता है बीकन हाउस जिंदाबाद। चलो भैया सही है, माना तुम महंगे स्कूल से आए हो, नाले वाले। अब जरा एग्जाम्पल पे गौर करना, एग्जाम्पल पे गौर करना। सर एक बिजनेस है प्राइवेट स्कूल, सर मैं प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा हूं, सर मैं एआईटीटी की बात नहीं कर रहा। फर्क है जमीन आसमान का, जमीन आसमान का फर्क है। प्राइवेट स्कूल वाले प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस हैं। हमारे सीए के कॉलेजेस जो फीस चार्ज करके आपको सीए बना रहे हैं, हम लोग नॉन नॉन प्रॉफिट तो अच्छा वर्ड है, हम लोग चैरिटी बेस्ड बिजनेस हैं। सर ए लेवल की 3 महीने की फीस के अंदर बच्चे की कैश के पूरे पैसे हो जाते हैं, ये तो हाल है। सर आपने स्कूल खोला, अबे हैप्पी पैलेस हो कोई सा भी हो, पहले छोड़, बात सुन। आपने स्कूल खोला, आपने स्कूल खोला, सर आपने भी नया नया स्कूल खोला है, आपने कहा वी प्रोवाइड बेस्ट एजुकेशन, सही आपने बोल दिया। सर आपके पास पहले साल सर 100 बच्चा आ गया, सर आपने क्योंकि मुनासिब स्कूल खोला है, तो सर वो जो 100 स्टूडेंट्स आए हैं, आपने उनको फीस भी कम चार्ज की होगी। अच्छा सर आपने जब फीस कम चार्ज की होगी, सर आपने जब फीस कम चार्ज की होगी, बेटा एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा, ये काइंडली बाहर निकल जाइएगा आप जाके क्लास में। अच्छा, ये जो आपने फीस चार्ज की होगी सर, इसमें बहुत सारे बहन भाई भी होंगे, ठीक है ना, असली वाले बहन भाई, सही है ना।
सर अब उनको भी ऑफ देना पड़ा होगा, लेकिन सर चले मोटी मोटी बात करते हैं सर, मोटी बात करते हैं सर, मोटी बात। सेकंड एग्जाम्पल स्टार्ट कर दी होगा मैंने स्कूल वाली। सर मोटी बात करते हैं, मोटी बात ये है सर, सर ये जो 100 स्टूडेंट है ना, अगर तुम इनसे 10,000 रुपए चार्ज कर रहे हो पर बच्चा 10,000 चार्ज कर रहे हो, और एक बच्चे के ऊपर तुम्हें टीचर की कॉस्ट आती है मिसाल के तौर पे 5,000, तो तुम सर एक बच्चे के ऊपर 5,000 कमा रहे हो, 100 बच्चों के 5 लाख रुपए कमा लोगे सर। तो हम जानते हैं सर, इसको हम कॉन्ट्रीब्यूशन बोला करते थे सर, हम इसको नहीं, इसको हम कॉन्ट्रीब्यूशन बोला करते थे सर। इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा सर। मैं आप एज्यूम करें फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, रेंट हम पे ही नहीं कर रहे, एज्यूम कर ले क्या जाता है सर, महीने का प्रॉफिट है 5 लाख रुपए सर, साल में 12 महीने है सर, 12 महीने स्कूल चलता है सर, एआईटीटी 12 महीने नहीं चलता। जब भी बोल रहा हूँ हम लोग चैरिटी बेस्ड काम कर रहे हैं सर। कितना पैसा हो जाएगा सर, जरा मुझे ये बताएं। 10 सर 60 लाख रुपया, 6 मिलियन सर। मुझे एक बात बताएं, 6 मिलियन में सर क्या होता है सर, ये जो इतनी बड़ी बड़ी वेल्थ होती है जनरेट, अभी तो रेंट भी पे नहीं किया मैंने, अभी तो बिजली का बिल पे नहीं किया, अभी तो मार्केटिंग के पैसे सर। 6 मिलियन में क्या होता है सर, 6 मिलियन में कुछ नहीं होता सर। ये बड़ी जो वेल्थ क्रिएट हुई है 6 मिलियन की नहीं है। लेकिन सर जरा गौर करना सर, एक बात आपको अच्छी तरह पता है, स्कूल एक ऐसा बिजनेस है जिसका कस्टमर सबसे ज्यादा अरसा अपने बिजनेस के पास रहता है। तुम 1 क्लास में एंटर हुए और तुम 10 क्लास से बाहर निकले, अगर तुम खुदा ना खास्ता ओ लेवल में थे तो तुम 11 क्लास से बाहर निकले, ज्यादा पैसे तुमने स्कूल को दिए सर। तुम्हारे पेरेंट्स से 2010 में, उदय बेटा ये सुन ले, एक ऑनलाइन लेक्चर फेंक रहा है, स्कूल खोल। 2010 में तुमने हर बच्चे के पेरेंट्स से 1 लाख रुपया रिफंडेबल डिपॉजिट लिया कि आपके बच्चे को अगर कुछ हो जाए स्कूल में और वो स्कूल के मामलात में उंगली कर दे, पंखे वंखे तोड़ दे, तो हम वो पैसे जब्त कर लेंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो 10 साल बाद आपका ईमान है, आपका हक है, वो पैसे आप लेके जाएं। हर पेरेंट से 1 लाख रुपया रिफंडेबल डिपॉजिट लिया हुआ। एडमिशन फीस अलग, बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन उसको साइड पे कर दो, ये छोटे पैसों की बात नहीं करेंगे, अभी हम बड़े पैसों की बात करेंगे। वैसे अमीर की तरह सोच सर, 100 बच्चे थे सर, 100 बच्चों का मतलब है आपने पेरेंट से साल 2010 में 1 करोड़ रुपया लिया सर, साल 2010 में 1 करोड़ रुपया लिया सर। आप एक काम करें सर, उस 1 करोड़ रुपए से किसी भी कराची के एरिया में प्रॉपर्टी परचेज कर ले सर, पैसा आपका नहीं है, याद रखना, रिफंडेबल डिपॉजिट है सर। प्रॉपर्टी परचेज कर ले सर। मुझे एक बात बताएं, कोई भी एरिया, गुलशन, जौहर, नॉर्थ कराची, नॉर्थ, जो आपके दिमाग में है सर, वो प्रॉपर्टी 2020 में जब बच्चा ग्रेजुएट होके बाहर जा रहा होगा और तुम्हें ये पैसे रिफंड करने पड़ेंगे तो प्रॉपर्टी को डिस्पोज करना पड़ेगा सर। वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 10 साल बाद कितने की हो जाएगी, आप लोग बताएं, मैं नहीं बता रहा, मुझे नहीं पता, मैं गरीब आदमी हूं भाई। 9-10 करोड़, 8 करोड़, सही है, जो मुंह में आए बोल दो। नहीं 5 नहीं, 5 से तो ऊपर होगी जानू, 5 से ऊपर होगी। अच्छा आगे सुनना, अरब, चलो मेरे भाई पता नहीं इसने कहां प्रॉपर्टी खरीद ली है सर। 10 ले लेते, आपकी ना मेरी, लेकिन आप भी गरीब हम भी गरीब, हमें क्या पता। एज्यूम करें हसन भाई कुछ नहीं किया, हमने 2010 में बच्चों का एडमिशन दिया था ना, उनसे लाख रुपए फीस ली थी डिपॉजिट की, तो 100 बच्चों ने 1 करोड़ रुपया दिया, तो हमने 2010 में प्रॉपर्टी परचेज कर ली। अब 2020 आ गया, बच्चे पास आउट होकर बाहर निकल गए, ये पैसे वापसी देने। वो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी में डिस्पोज करूंगा तो पेरेंट्स को कितने पैसे में वापसी पे ऑफ करूंगा, जरा ये बता। 1 करोड़ रुपया, बाकी 9 कहां गए सर? जेब में, ये हुई ना बात मेरी जान, वही तो 60 लाख रुपए में काम नहीं था। ये तुमने जो 9 करोड़ की इनकम कमाई है, सच बोलना, गौर करना, अब तुम आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट के नजदीक आ रहे हो। पहले एग्जांपल तो कुछ भी नहीं थी, कॉन्सेप्ट के पास तुम यूं आ रहे हो कि ये जो 9 करोड़ रुपए इसने कमाए हैं, ये 9 करोड़ रुपया जो इसने कमाया है, ये टीच करके कमाया है, क्या किया है, थोड़ा ये मुझे बता दो, ये थोड़ा सा मुझे बता दो। इन्वेस्टमेंट किसके पैसों में इन्वेस्टमेंट की थी करीम, किसके पैसों में इन्वेस्टमेंट की? वली भाई अच्छा खेल गए, बुक खोल ली, बोलता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हाँ ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे तो बात करनी है, टॉपिक ही वो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी सर। लेकिन याद रखें सर, सर दूसरे के पैसे पे खेला है सर। सब छोड़े, स्कूल भी क्यों खोलते हैं, इस क्लास में 300 बच्चा बैठा हुआ है, सब लाख लाख रुपए हमें जमा करा दो यार, मुझे जमा करवा दो यार। ये 3 करोड़ रुपया आपका भाई मरने से पहले या मर भी गया तो 10 साल बाद मेरे घर वाले आपको 3 करोड़ रुपया पे कर देंगे। लेकिन आप 10 साल के लिए अपना 3-3 लाख रुपया या 1-1 लाख रुपया, 300 प्लस बच्चा इस क्लास में मेरे पास रखवा दो, क्या होगा सर? कुछ नहीं सर, ये मेमन अप्रोच, सर ये मेमन अप्रोच नहीं है, ये यहूदी अप्रोच है सर। इतना शानदार काम किया सर इन्होंने। सर अभी आपने, मैंने बोला ना वैस गरीब की तरह मत सोचो, मेरी एक बात और सुनो। ये जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली थी,
ये जो 1 करोड़ की, अभी मैंने कोई टेक्निकल बात डिस्कस नहीं की, मैं उस पर मूव करूंगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी आसान होने वाली है। बेटा देखो मेरा काम क्या है, चीजें तो तुम खुद भी कर सकते हो, मेरा काम है तुम्हारा टाइम सेव करना, टाइम सेव करना। सर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी तुमने रेंट पे दी होगी सर, 4% रेंट है सर, वो रेंट हर साल बढ़ रहा होगा। मेरे मुन्ने 10 साल में तो तुमने 1 करोड़ का रेंट खा लिया होगा, मतलब पूरे 10 करोड़ तुमने जेब में डाल दिए। और मेरी बात सुनो, 2020 में जब बच्चा 10 साल बाद ग्रेजुएट होकर बाहर निकलेगा तो 2021 में भी तो बाहर निकलेगा। अब आगे सुनो, आगे सुनो, ये जो बीकन हाउस को अपने वालदेन के बराबर इज्जत देते हैं, जो बोल रहा था बीकन हाउस जिंदाबाद या सिटी स्कूल जो है वो मुर्दाबाद, बेटा जरा गौर करना, गौर करना मेरी बात पर, मेरी बात पे गौर करना। तो गौर करने वाली बात यह है कि हर साल 100 बच्चा नहीं निकलता, हर साल कई हजार बच्चा निकलता है सर। ये कैश की मूवमेंट के ऊपर इसने पैसे कमा लिए सर। अब मैं अपनी थर्ड एग्जाम्पल के ऊपर आ रहा हूं और हम आहिस्ता आहिस्ता मजीद नजदीक आते जा रहे हैं सर, हम मजीद नजदीक आते जा रहे हैं। बल्कि सर छोड़े, थर्ड भी छोड़े सर, सर छोड़े, मेन मुद्दे पर आते हैं सर। सर बात करते हैं करेंसी पेपर की, क्योंकि एक बच्चे ने ना बड़ा प्यारा आंसर दिया। बच्चा पूछ रहा है ये हलाल है? हाँ बेटा हलाल है, इसमें कोई उसने गलत काम तो किया नहीं। वैसे बेटा बच्चा एक सवाल पूछ रहा है, जवाब दिया, मैं जवाब बोर्ड पे लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे बात उसी के ऊपर करनी है। बच्चा कहता है सर ये जो था ना, जो उसने 10 करोड़ रुपया कमाया, दैट वॉज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सर मैं बिल्कुल बेसिक बात करता हूँ सर, यार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल बेसिक बात करता हूँ, बिल्कुल बेसिक बात करता हूँ। सर आज से 4 साल पहले आप पेट्रोल पंप गए, मैं नई स्क्रीन पर आ रहा हूँ, ठीक है। आज से 4 साल पहले आप पेट्रोल पंप गए और पेट्रोल पंप वाले के सामने आपने 100 रुपए का नोट रखा जिसपे कायदे आजम की पिक्चर बनी थी। 4 साल पहले, 5 साल पहले, 8 साल पहले आपने कहा भैया फुल कर दे, उसने कहा अच्छा, उसने फुल कर दी, उसने फुल कर दी। 100 रुपए के अंदर उसने 5 लीटर पेट्रोल फुल कर दिया। 5 लीटर पेट्रोल, क्यों? उस जमाने में पेट्रोल बहुत सस्ता था। आहिस्ता आहिस्ता महंगाई हुई, मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट आई। अबे वली असली रेट को छोड़ देना, सुन ले, समझ 20 रुपए का था पेट्रोल। मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट आई, जनाब पता चला अब आप पेट्रोल पंप पे गए, सेम बाइक पे, सेम 100 रुपए का नोट लेकर, सेम कायदे आजम उसके ऊपर बने हुए। आपने कहा पेट्रोल भर दे, पहले वो 5 लीटर पेट्रोल भर के आपको सैल्यूट मारता था कि अमीर आदमी आया है बाइक के ऊपर। अब उसने आपको सिर्फ स्माइल दी, क्यों? उसने 2 लीटर पेट्रोल भरा। 2 लीटर क्यों भरा? सर वो असल में पेट्रोल थोड़ा सा महंगा हो गया सर, 50 रुपए। सर फिर टाइम चेंज हुआ, टाइम चेंज हुआ सर, मियाँ साहब की गवर्नमेंट आ गई। सर वही 100 रुपए का नोट आप लेकर गए, सर उसने आपकी तरफ देखा भी नहीं, बस पेट्रोल भर दिया, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। हर अगला बंदा 1 लीटर पेट्रोल भरवाने आ जाता है। वो कहते हैं टाइम होता नहीं, साला टाइम जाया करते हैं गरीब लोग, ब्लडी सिविलियंस। सर हुकूमत चेंज हुई, मियाँ साहब आ गए, सर मियाँ साहब आ गए। सर आप 100 रुपए का नोट लेकर गए, पेट्रोल कोई 150 रुपए का हो गया था, तो सर उसने बस समझे कि ऑन करके ऑफ कर दिया और आपको बड़ी गंदी निगाहों के साथ देखा, टाइम जाया करने आ गया। सर इमरान खान, सर पाकिस्तान चेंज हो गया, सर पाकिस्तान चेंज, सर पेट्रोल हो गया 400 रुपए का। सर आप गए, वही 100 रुपए का नोट, वही कायदे आजम, वही पेपर, वही सब कुछ, 5 साल बाद, हाँ 5 साल बाद आपने उसको 100 रुपए का नोट दिया, बोला भैया पेट्रोल भर देना। उसने कहा सूंघ लो, हो गए तुम्हारे 100 रुपए, हो गए, तुम सूंघ लो, स्मेल कर लो, तुम्हारी औकात नहीं है पेट्रोल भरवाने की। 100 रुपए का नोट लेकर निकल यहाँ से। हाँ यार पता है 0.25 एक ही बात होती है, सूंघ लो, सूंघने में इतना बाहर निकल जाएगा बता। सर ये हो क्या रहा है, थोड़ा सा मुझे ये बता दें, ये हो क्या रहा है? पेट्रोल महंगा हो रहा है, सही है, ये मुझे मत बोलना, ये मत बोलना, पेट्रोल महंगा हो रहा है यार, ये पता है मुझे। उदय तो तुम सही वाले बात कर दो ना, उदय तुम आंसर दो मेरी जान। इन्फ्लेशन, एक लफ्ज आ गया, इन्फ्लेशन। उदय रसी कह रहे हैं सर काशा मेरे वाले दोस्त थे, सही है उदय। वैल्यू ऑफ करेंसी, सही है। कैश डी वैल्यू हो रहा है, सही है, सही है, अच्छा अच्छा अच्छा, जिंदाबाद, बेहतरीन मेरा भाई, बेहतरीन, शानदार शानदार शानदार। कुछ कॉपी नहीं करना, कुछ कॉपी नहीं करना, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये एग्जाम्पल नंबर, आखिरी एग्जाम्पल के ऊपर मैं आ गया हूं। जितने लोगों ने यहां वर्ड यूज किए हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, डिफ्लेशन ऑफ कैश, कैश डी वैल्यू, पैसा अपनी वैल्यू खो रहा है, बिल्कुल एक बात, किसी ने इंग्लिश, किसी ने उर्दू, किसी ने ऐसे, ठीक है। सर सर कैश अपनी वैल्यू किस रफ्तार से खो रहा है,
उस रफ्तार को हमारी जबान में क्या बोलेंगे? वैसे उसको बोलते कुछ और है, मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट आसान बनाने के लिए गलत बता रहा हूं। अभी इस गलत को सुने, फिर आप सही को सुनिएगा। नहीं, इंटरेस्ट रेट नहीं, सिंपल बात करते हैं। हमारी जबान में सुनो हमारी जबान में, सुनो मेरी बात, इसको बोला जाता है डिस्काउंट फैक्टर। ये डिस्काउंट फैक्टर कैसे बनता है, इसके ऊपर कहानी है, मैं वो कहानी पर आ रहा हूं, लेकिन अभी मैं तुम्हें गलत कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। वो गलत कॉन्सेप्ट ये है, एज्यूम करो कि डिस्काउंट फैक्टर में कि पैसा अपनी वर्क की स्पीड से खुल रहा है, सिर्फ इन्फ्लेशन की अमाउंट शामिल है, महंगाई। भाई अभी आपने यही बोला ना, आपसे मैंने पूछा 100 रुपए का नोट था, क्या मसला हुआ? ये देखो स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ है। तुमने क्या बोला? तुमने कहा सर 5 लीटर से हम आ गए 0.25 के ऊपर। एक सेकंड बेटा, 5 लीटर से 0.25 के ऊपर आ गए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सही है सर, इन्फ्लेशन हो गई। अब एज्यूम करो डिस्काउंट फैक्टर में सिर्फ इन्फ्लेशन ही शामिल है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट गलत है, मैं तो सिर्फ एक आसान बात समझाने के लिए बात कर रहा हूं। सर मिसाल लें, इन्फ्लेशन चल रहा है, डिस्काउंट फैक्टर चल रहा है 10% का। सर अगर 10% का चल रहा है, इसका मतलब क्या होगा? सर इसका जरा मतलब पे गौर करना। सर मतलब पे गौर करना, इसका मतलब है पैसे की वैल्यू हर साल 10% से कम होगी। तो सर मुझे कैसे पता चलेगा पैसे की वैल्यू कितनी हो गई कम? बेटा इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/1 + r की पावर n। बेटा r यहाँ पर क्या है मेरी जान? r यहाँ पे रेट है। किस चीज का रेट है? डिस्काउंट फैक्टर का, जिसको अभी हम थोड़ी देर के लिए क्या बोल रहे हैं? इंटरेस्ट। थोड़ी देर के लिए हम क्या बोल रहे हैं? इंटरेस्ट। गलत बात है समझाने के लिए। n क्या है? सर ऑब्वियसली n इज नंबर ऑफ पीरियड। सर मुझे कैलकुलेशन में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आपका थोड़ा दिमाग चाहिए, थोड़ा मेरे साथ आ जाए, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आ जाए। आइज एंड ईयर्स, अटेंशन दे दें। सर आज के दिन, आज क्या दिन है? सर आज साल स्टार्ट हो रहा है, जनवरी 2020। सर आज के दिन को हमारी जबान में टी नॉट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टी नॉट। जो भी नाम रख ले फर्क नहीं पड़ता, मेरा दिल कर रहा है मैंने इसका नाम टी नॉट अपने पास रख लिया। सर एक साल बाद, क्योंकि पैसा अपनी वैल्यू एक साल बाद खोता है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में हैं। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में, ये बात चाहो तो नोट कर लेना, ये बात चाहो नोट कर लो, मना नहीं करूंगा। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के अंदर हम 12 महीने से अंदर अंदर के फैसले करते हैं। लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के अंदर हम 12 महीने से प्लस के काम करने स्टार्ट करते हैं। ये जो पिछली एग्जांपल के अंदर इन्फ्लेशन हो रही थी, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हो रही थी ना, ये बेसिकली हर एक साल गुजरने के बाद हो रही थी। तो अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि डिस्काउंट फैक्टर के अंदर सिर्फ इन्फ्लेशन शामिल है। हालांकि इन्फ्लेशन शामिल नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। अभी आपकी एग्जांपल में, आपकी जबान में आपसे बात करना चाह रहा हूं। हुदैत के दोस्त हम्माद ने बुलाया, हुदैत आ जाओ तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। उसको बोला एक काम करो हुदैत, बेटा हुदैत आप एग्जांपल में यूज कर रहे हैं यार, आप मशहूर आदमी इसलिए। उसने बोला हुदैत आप एक काम करें, मेरे पास 100 रुपए इन्वेस्ट कर दें, 100 रुपए इन्वेस्ट कर दें, मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा। 12 महीने बाद मेरे पास आए, मैं आपको इस 100 रुपए के ऊपर प्रॉफिट दूंगा 108 रुपए का। मेरे बच्चे मुझे एक छोटी सी बात बताओ सब लोग, अगर सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी की बेस पर फैसला किया जाए, जो कि शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में होता है, अगर सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी की बेस पर फैसला किया जाए, तो क्या मुझे इस डील में, भाड़ में गया टाइम वैल्यू, सिर्फ मोटी मोटी बात करो, 100 रुपए मैंने दिए 108 रुपए, सर क्या मुझे डील में बचत है कि नहीं? सर क्या इस डील में मुझे बचत है कि नहीं? सर अगर मैं आपसे परसेंटेज में पूछ लूं, अरे शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में मुनाफा हुआ नहीं हुआ, परसेंटेज में पूछ लूं, सर कितना नेट प्रॉफिट मार्जिन आया मेरे पास? अच्छा अगर मैं आपसे परसेंटेज के अंदर पूछूं, 8%, जिंदाबाद, बेहतरीन बेहतरीन। सर 8% प्रॉफिट। सर लेकिन हम तो प्रॉफिट पे गौर ही नहीं करते ना। ये बच्ची ने जो आंसर दिया है 8% के साथ प्रॉफिट भी लगा है, बेटा ये वली भाई, ये मार्जिन, ये सब बातें बेकार है ना हमारे लिए। हम तो बात करते हैं वैल्यू पर। हम ये देखेंगे कि हमारी बेइज्जती हो चुकी है, याद आ रहा कैसे हुई थी, ये जरा गौर कीजिएगा। सर हम सेम 100 रुपए का नोट लेके जाते हैं हर साल, और उस नोट की औकात, कायदे आजम की पिक्चर तो वही है, करेंसी पेपर तो वही है, सर उसकी वर्थ कम हो रही है। यहां पर हम चेक कर रहे हैं कि वर्थ किस स्पीड से कम हो रही है, उसकी वर्थ किस स्पीड से कम हो रही है। तो पता है हुदैत अब होशियार हो गया है,
उदैद अब होशियार हो गया, अभी 3 बजे तक नहीं था लेकिन तकरीबन 4 बजे तक ये होशियार हो गया, इसको एक बात समझ आ गई है, करेंसी पेपर के ऊपर गौर मत करना, ये देखो उस करेंसी की असली औकात कितनी है। अगर 10% महंगाई है तो ये पता क्या करेगा, ये बोलेगा टी नॉट पे मैंने 100 रुपया दिया, एक साल बाद टी वन का मतलब है पूरे 12 महीने बाद मेरे पास 108 रुपया है। वो बोलेगा यार ये 108 रुपए आज के हिसाब से कितना बनते हैं, आज के हिसाब से क्यों, क्योंकि हम सारे काम आज के हिसाब से ही करते हैं, ठीक है ना। वो क्या करेगा, वो बोलेगा यार जरा मैं 1 रुपए की वैल्यू चेक कर लूं, 1 रुपए का डिस्काउंट फैक्टर चेक कर लूं, ये देख लूं इन्फ्लेशन की वजह से 1 रुपए पे क्या इंपैक्ट आता है। तो आए मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं, आई होप आपके पास कैलकुलेटर होगा, और बगैर तो फोन वाला कैलकुलेटर मत यूज करना। 1+r रेट कितना है 10%, और हमें पैसे कब मिल रहे हैं, एक साल बाद। तो मैं एक साल बाद चेक कर लेता हूँ, 1/1.1, बहुत बेसिक अंदर आ गया हूं यार मैं। मुझे बताओ 1 रुपए की वैल्यू कितनी बन रही है, 3 डिजिट तक मुझे बताओ, 3 तक बताओ, सही है सही है, 0.909 पॉइंट, कैलकुलेशन सही है, मुबारक हो, सबने कर ली, वेरी गुड वेरी गुड, बस बस भैया दोस्त, ये 909 इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब सुने सर, इसका मतलब है 1 रुपया, 1 रुपया जो मुझे एक साल बाद मिलेगा ना, उसकी वर्थ आज के दिन तकरीबन 90 पैसे के बराबर है। शक्ल में, दिखने में, सिक्के के ऊपर लिखा 1 रुपया ही है, औकात कम हो गई। कैसे कम हो गई, जैसे यहां कम हो रही थी, नोट तो वही था, औकात कम होती जा रही थी हर साल, करते करते कहां 5 लीटर पे थे और कहां वो बोल रहा है सुन लो। अब क्या हुआ सर, सेम कहानी हुई है सर, 1 रुपए की वर्थ गिर गई है 10। अच्छा ये मजेदार बात, वैसे अगर ये बात अभी आप स्किप भी कर रहे हैं खैर है, लेकिन आपको इस टॉपिक के एंड तक ये बात मालूम होनी चाहिए, टॉपिक के एंड तक, ये टॉपिक लंबा चलता है। पैसे की बात दो चीजों से कम होती है, दो चीजों से, अगर आप नोट करें फॉर्मूला में है ही दो चीजें सर, आप क्या होशियारी मार रहे हैं, एक टाइम से और एक डिस्काउंट फैक्टर से। करीम एक बच्चा बोल रहा है सर ये लॉस हुआ है, करीम लॉस का वर्ड यूज नहीं करना, वजह पूछो, वजह ये दोस्त शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में प्रॉफिट एंड लॉस होता है। अभी तुम्हें मैंने क्या बोला, लॉन्ग टर्म में तो प्रॉफिट और लॉस तो मेरा कंसर्न ही नहीं है, लॉन्ग टर्म का मेरा कंसर्न क्या है, क्या लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट एंड लॉस मेरा कंसर्न नहीं है, वेल्थ। तो इसका मतलब अब तुम अगर लॉस बोलोगे तो लॉस नहीं बोलो, उसकी जगह बोल दो वेल्थ हो रही है डिक्रीज। अच्छा सुनना मेरी बात, 1 रुपए की वर्थ 0.909 है। हुदैद भाई को, ये हुदैद भाई है, हुदैद भाई को 108 रुपए मिल रहे हैं, तो 108 रुपए, अगर 1 रुपया 0.909 के बराबर है तो 108 रुपए कितने के बराबर होंगे बेटा, मुझे ये बताओ कितना, 98.18 ना, मैं इसको 98.20 कर रहा हूं, ठीक है जी। सर अब सुने, उदैद पता क्या बोलेगा, उदैद बोलेगा मैंने 100 रुपए लगाए, ये मेरी जेब से गया और मेरे पास कितने आए, 108 नहीं, 108 नहीं, मेरे पास जो 108 रुपए आए ना, उनकी औकात आज के हिसाब से 98.20 है। तो क्या बोलेगा, मुझे लॉस हुआ है, लाहौल वाला क्यों होता, लॉस नहीं हुआ, वो बोलेगा मेरी वेल्थ गिर रही है, क्या बोलेगा, ये मेरे पास डिक्रीज इन वेल्थ हुआ है। ये पता है क्या, मैंने बहुत बेसिक नाम यूज किया है, वरना इसको ना, इस चीज को जो हमने कैलकुलेट किया है बड़ी कैलकुलेशंस में, हमारे पास एनपीवी बोला जाता है, विच स्टैंड्स फॉर नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट क्यों, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में सिर्फ 2 ही कैश फ्लोज हुए थे, तो हमने सारे कैश फ्लोज को जमा कर लिया। प्रेजेंट वैल्यू क्यों, क्योंकि हर वैल्यू जो फ्यूचर में मेरे पास आएगी उसको मैं आज के दिन के ऊपर चेक करूंगा कि आज के दिन उसकी वर्थ कितनी बनती है। ये मैंने आपको बेसिक पहली कैलकुलेशन वाली एग्जांपल दे दी टाइम वैल्यू ऑफ मनी की। बेटा एक काम करो, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, ये थोड़ा सा मैंने गंदगी के साथ नोट किया है, आप अपने हाथ से इसको एक दफा जरूर गुजारो, हेडिंग लगाओ अपने पास रजिस्टर में जाके टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और ये सब चीजें नोट कर लो। और ये जो मैंने क्रॉस मारा है ना, इस क्रॉस की जगह एक छोटी सी बात नोट कर लेना, ये नोट कर लेना कि डिस्काउंट फैक्टर में सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं होता, ये नोट कर लेना, मैं आपको जबानी बता रहा हूं, नोट कर लो, डिस्काउंट फैक्टर में इन्फ्लेशन नहीं होता, सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं होता, बहुत सारी होती है चीजें, अभी हम उसके ऊपर इसके बाद बात करेंगे। ये स्क्रीन का साइज देख लो, स्क्रीन सही है क्या, मैं जूम करूं क्या करूं, क्योंकि आपके एंड पे स्क्रीन जूम हो जाएगी। यहां पर सिर्फ एक बात नोट कर लेना,
डिस्काउंट फैक्टर में सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं होता सर, बाद में बताएंगे। देसी जबान में उर्दू, सिंधी, पश्तो, अरबी, जिस जगह जिस माहौल में बड़े हुए उस जबान के अंदर लिखो रजिस्टर तुम्हारा है। सेट है, कॉपी करें। मैं आपको 2 से 3 मिनट दे रहा हूं, पानी पीऊं, गला गीला करूं। अमान, होटल मैनेजर को लॉस थोड़ी हुआ, 17,000 आए थे, वापसी चले गए, इनकम तो हुई नहीं, लॉस कैसे होता? हाँ, वेल्थ उसकी बढ़ गई। शायान ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, कोई टेक्निकल बात नहीं। आई थिंक ये पहली जो तुम्हारे सामने बोर्ड पर है ना, ये हल्की सी टेक्निकलिटी स्टार्ट की, अभी मैं कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ, जमीन हमवार कर रहा हूँ, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप बिल्ड होंगे। 5 क्लासेस दे दो, 5 क्लासेस में तुम्हें गेम समझ आ जाएगी हो क्या रहा है, 2 ऐड हो गए इंशाल्लाह। हसन फर्स्ट एग्जाम्पल कौन सी दी थी मैंने? वो बेटा जो कैश मूव हुआ है उसकी वजह से 4 से 5 लोगों की लाइबिलिटी पे ऑफ हो गई। तो मेरा बताने का मकसद सिर्फ ये था, उस बारे में दोबारा बात करेंगे, अभी तो हमने सिर्फ कहानी सुनाई है। बताने का मकसद ये था कि इनकम का कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कुछ और है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कुछ और। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, वो हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से इनकम। इजहान ने कहा मुझे 1 साल बाद कैसे पता चलेगा कितना परसेंट है, वो इसके बाद वाले एग्जाम्पल में बताऊंगा कि डिस्काउंट फैक्टर का कैसे पता चलता है। लेकिन हमारे पेपर में डिस्काउंट फैक्टर एग्जामिनर हमेशा दे देता है कि इस रेट के हिसाब से आपने चेक करना है, हमेशा आपको दे देता है। मैं तो आपको भी कैलकुलेशन बताऊंगा कि इस कैलकुलेशन में क्या क्या चीजें अंदर मूव करती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर हमने आज वो कर लिया ना, हमारा आधा काम हो जाएगा। हाँ, हमीद में डिसीजन मेकिंग के कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ, उसी के बेस पर अप्रेजल पे बात करेंगे। अब्दुल राफी, डिस्काउंट फैक्टर एक एस्टिमेशन ही होती है जन। हो सकता है इन्फ्लेशन हमने लगाया 10%, 12% निकली, हमने लगाया इंटरेस्ट 8%, 13% हो गया, तो ये एस्टिमेट की बेस पर काम होता है। जब रियल रिजल्ट आते हैं तो फिर हम अपने एस्टिमेट को रियल रिजल्ट के साथ कंपेयर कर लेते हैं। मुबशिर चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। लास्ट अटेम्प्ट में 15 मार्क का आया, हर अटेम्प्ट में आता है, सबसे मिनिमम जब तक आया ना वो 11 मार्क्स का आया। खुदैत की जो 98.2 है ना, इस 98.2 के आगे नोट कर लेना, ये मेरे पास थोड़ी जगह कम है, बल्कि मैं लिख देता हूं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। राइटिंग के लिए माजरत यार, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। उस सामा का सवाल है, ए लेवल का कितना परसेंट सीएमए में है? अच्छा सामा भाई, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल तुमने बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ा होगा, ए लेवल में। वो बच्चों वाला था, कुछ भी नहीं था, यहाँ पे शुरू के 3 सवाल ही उसके अंदर पैक हो जाए। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मुख्तलिफ है, डिसीजन मेकिंग लिमिटिंग फैक्टर के सवाल यहाँ डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट सेम है। ब्रेक इवन के कॉन्सेप्ट भी थोड़े डिफरेंट हैं और सवाल भी बड़े भारी वाले हैं, सेम नहीं है, ठीक है ना। ओवरहेड अपॉर्चुनिटमेंट में एक चीज चेंज है, वो छोटा टॉपिक है, जब हम मूव करेंगे तभी मैं आपको ये बात बता सकता हूँ। अभी रियलिटी में तो मेरी जान डिस्काउंट फैक्टर हर साल चेंज होता है, लेकिन हम अपने सवाल के अंदर ना आई हमें एक ही डिस्काउंट फैक्टर हमें जो है ना प्रोवाइड करता है, हमें उसी एस्टिमेट की बेस पे काम करना होता है। हाँ, साथ इन्फ्लेशन के अलावा भी कुछ होता है, जब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करूंगा तब मैं उसके बारे में बात करूंगा। हाँ अब्दुल समद, मैं बाकी पेजेस के खोल रहा हूँ, बाकी पेजेस खोल। जी उदय बिल्कुल सही, 108 रुपए का फ्यूचर कैश फ्लो, उसकी पीवी प्रेजेंट वैल्यू 98.2। हमजा मुझे सवाल समझ नहीं आया, थोड़ा सही से लिख के भेजें। जिनका कॉपी हो गया मुझे बता दें, थैंक यू जैन। ओके रोहा, ओके उदय सही है, रमशा हो गया। यासिर ये डिक्रीज इन वेल्थ है, अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसके पैसे इंक्रीज करते हैं। एक सेकंड में तेरा पानी लेकर आया था, जल्दी कॉपी करो। पानी मिक्स कर दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कॉपी हो गया भैया, चलो आगे बढ़े, इजाजत अगर आपकी हो आगे बढ़े। सर सुने, सर सुनेगा, जरा गौर कीजिएगा, अब आपको मजा आएगा। अभी आप जवान हो रहे हैं,
जब हो जाएंगे तो सही आपको बात समझ में आएगी। सर जरा ये देखिएगा, हम नई स्क्रीन पर। सर एक बंदा था उदैत, जानते होंगे आप, उसको हमाद ने बुलाया, बोला सर आना बात सुनना अकेले में। जब उवैस ने देखा, उवैस भी एक हमारा स्टूडेंट है, उवैस ने देखा कि हुदैत को हमाद घेर रहा है, उसने कहा ऐसे कैसे घेरेगा, उसने कहा बेटा मेरे पास आ जा। जनवरी 2020, आज का दिन, साल नहीं आज का दिन, T0, आज का दिन T0। उवैस ने हुदैत को ऑफर दी, हुदैत इन्वेस्टर है, सेम ऑफर, 100 रुपए इन्वेस्ट करो, मैं तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट दूंगा। कब दूंगा? दिसंबर 2020, एक साल बाद T1। इसने कहा कितना प्रॉफिट दोगे? इसने कहा मैं तुम्हें यार 110 रुपए दूंगा। ये सुन के ही हुदैत को उल्टी हो गई। हुदैत ने कहा निकल, ये 2-2 रुपए वाला काम नहीं करो मेरे साथ। असीला बेटा को आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप कॉपी कर लीजिएगा। अभी एग्जाम्पल के ऊपर गौर करें, इसे एग्जाम्पल को आप आराम से कॉपी कर लीजिएगा, इसमें आपको बात समझ में आ जाएगी। इसने कहा यार ये छोटी बातें नहीं करो, सही बात करो, ज्यादा पैसे ऑफर करो। इसने कहा चलो एक काम करो, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे ऑफर करता हूँ, लेकिन डील थोड़ी सी चेंज होगी। मैं तुम्हें दिसंबर 2020, 12 महीने बाद पैसे पे करने के बजाय दिसंबर 2021 में पे करूंगा, मतलब 24 महीने बाद, 2 साल बाद पे करूंगा। टाइम थोड़ा ज्यादा लूंगा। उदैत ने कहा चलो टाइम तो तुम ले रहे हो, दोगे क्या? इसने कहा मैं तुम्हें 100 रुपए के ऊपर 125 रुपए दूंगा। चले सर, सही है। सर अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बेस पे बात करूं ना, सिर्फ अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बेस पे बात करूं तो भाई ये तो चट मंगनी पट गया है। क्यों? 100 रुपया लगाया है, 25 रुपया मेरे पास आ गया, सही है भाई, मुबारक हो, प्रॉफिट मेरा बढ़ रहा है। लेकिन नहीं, हम ऐसे काम नहीं करते। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में प्रॉफिटेबिलिटी कंसर्न होता है, लॉन्ग टर्म में क्या कंसर्न होता है, जरा दोबारा बताना मुझे। लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में क्या कंसर्न होता है मेरे बच्चों? वेल्थ। सर अब मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूं, सर मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूं। सर ये बोल रहा है 125 रुपए की शक्ल नहीं देखनी, 125 की औकात क्या है, ये इस स्क्रीन के ऊपर औकात लिखी है कि पैसे की औकात कम कैसे होती है। अच्छा एज्यूम करो डिस्काउंट फैक्टर, इन्फ्लेशन अभी भी 10% है। डिस्काउंट फैक्टर के अंदर इन्फ्लेशन के अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं। सर चेक कर लेते हैं। सर आपको फॉर्मूला मैंने दिया था, माजरत ब्लैक पेन ले लूं, आपको फॉर्मूला मैंने दिया था 1/1 प्लस r की पावर n। सर डिस्काउंट फैक्टर कितना है मेरे भाई? 1.10। सर खुदा का वास्ता है फोन वाला कैलकुलेटर मत यूज करना। सर कितनी वैल्यू आ रही है? 1 रुपए की वर्थ कितनी है? 0.3 डिजिट तक बताओ। सही है, 0.826। इसका मतलब क्या? मतलब सुनो, 1 रुपए की वर्थ 2 साल बाद 10% महंगाई पर, दोबारा बोलता हूं, दोबारा बोल रहा हूं, 1 रुपए की वर्थ 10% इन्फ्लेशन पर, 10% डिस्काउंट फैक्टर पर 2 साल बाद 82 पैसे हो जाएगी। अच्छा हमें मिल कितने रहे हैं? 125। तो 125 इंटू 0.826, बिल्कुल सही है, सबका आंसर आ गया। अब सुने उदैत का दिमाग देखें, उदैत बोलेगा T0। T0 का मतलब क्या है? पहला साल। लाहौल वाला को बता, T0 का मतलब आज का दिन, पहला दिन। T0 पे मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, कैश फ्लो है, बाहर गया है, जब भी मैं इसमें ब्रैकेट शो कर रहा हूं। 2 साल बाद T1 नहीं T2, पिछले एग्जांपल में T1 था, T2 कितना पैसा आया? 125। लेकिन उदैत बेटा इस 125 को तुम क्या बोलते हो? सर इस 125 को हम अपनी जबान में बोलते हैं फ्यूचर कैश फ्लो। जो कैश मेरे पास आएगा, जो फ्यूचर वैल्यू होगी वो 125 रुपए की होगी। लेकिन बेटा इसको जब मैं डिस्काउंट कर दूंगा, पूरी क्लास मुझे बताए, जब मैं इसको डिस्काउंट कर दूंगा, ये जो मैंने किया है, तो यहां जो वैल्यू मेरे पास आ रही है, जो आप 103 रुपए बोल देते, इसको आप क्या बोलते हैं? सर इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। ये 100 रुपया क्या था? प्रेजेंट वैल्यू। क्यों? T0 का मतलब है आज का दिन। आज के दिन 1 रुपए की वर्थ 1 रुपया होगी। अब सुनो उदैत क्या बोलेगा, उदैत क्या बोलेगा? उदैत बोलेगा 100 रुपए लगाए थे, 103 रुपए 25, जो 125 रुपए आया वो 103 रुपए 25 के बराबर है। मेरा प्रॉफिट बढ़ गया 3 रुपए 25 पैसे से। प्रॉफिट बढ़ गया क्या है? नहीं सर, वेल्थ बढ़ गई है। मैं यहां शो कर रहा हूं पॉजिटिव 3.25। इसको मैं 2 नाम दे रहा हूं क्योंकि अभी आप छोटे हैं। एक नाम है इंक्रीज इन वेल्थ, दूसरा नाम क्या है मेरे बच्चे? दूसरा नाम क्या है इसका? एनपीवी। चलो बहाने से एक बात और सीख ली, एक बात और सीख ली, एक बात और सीख ली। एनपीवी जब पॉजिटिव आती है तो रिश्ता हो जाएगा, एनपीवी जब नेगेटिव आती है तो रिश्ता नहीं होता। चलो ये तो बहुत बेसिक बात है, ये तो मूवी का आखिरी सीन है, कम से कम ये बात समझ आ गई। किसी किस्म की मुश्किल? मेरे बच्चों पे काम करो ना जरा, ये गंदी सी जो एग्जाम्पल मैंने शेयर की है, अबे क्या हो रहा है? एग्जाम्पल नंबर 2,
सर आपने रजिस्टर में ना एज इट इज कॉपी कर लो, एज इट इज कॉपी कर लो, कल ब्रीफ दूंगा यहीं से बात स्टार्ट करूंगा ना, बात समझ में आ जाएगी। जल्दी करो, एक बात मुझे और बतानी है, गलत कॉन्सेप्ट के साथ घर जाओगे वरना क्लास थोड़ी हम लंबी यूज कर लेंगे अगर हमें जरूरत हुई महसूस। पानी दे बेटा, कॉपी हो जाए तो बता दे। ओके हुसैन, अबे ये कौसर पूछ रहा है ब्लू वाला मास्क कहां से लिया, उदय पूछ रहा है। अच्छा उदय बेटा तूने मास्क कहां देखा मेरा? सवेरा सही है, हो गया बेटा, शाबाश। असलान हो गया, दानी बाबा ने कैसा कैसा नाम रखा हुआ दोस्त। एनपीवी पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1। हाँ यार, 1 रुपए से भी बढ़ रही है तो वैल्यू तो हमारी बढ़ रही है। मैं तो 100 रुपए पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तुम 100 मिलियन पे करोगे तो ये नीचे 3.25 जो है वो 3.25 मिलियन आपको आएगा। मुजम्मिल कह रहे हैं सर आपकी पिक्चर लीक हो गई है, उस पर हार्ट का निशान बना, ठीक है। अच्छा हसन, अभी तो स्टार्ट हुआ है, क्या कर रहा है? अभी से तेरी कॉपी फटना स्टार्ट हो गई। बेटा हुदैत वेट लिफ्टिंग नहीं छोड़ सकता, या फिर वो ऊपर ऐसी आया, हल्का मतलब, उसको मैं बहुत इज्जत देता हूँ। अच्छा जी, क्लास कॉपी कर लिया आप लोगों ने? इजाजत दे प्लीज, इजाजत दें। अली भाई कॉपी कर लिया आपने? यार ये जो नो बोल रहे हैं जरा जल्दी हाथ चलाएं प्लीज यार। अमान, मैंने सारे टॉपिक शुरू के अंदर बता दिए थे, मैं दोबारा ब्रीफ करूंगा, हर स्क्रीन आपको दिखाऊंगा, फिर ठीक है? ठीक है भैया, हर कोई सेम बात उसको बोली, आपको हर स्क्रीन शेयर करूंगा। बेटा T2 पे 103 रुपए इसलिए लिखा हुआ है कि 1 रुपए की वैल्यू हो गई है 1.826, ये यहाँ पे हुई थी, ठीक है। अच्छा जी, बाटवा कॉपी कर लिया, आउट क्लास, शानदार शानदार। अच्छा भैया, भैया थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े, अगर आपकी इजाजत हो स्क्रीन चेंज कर दूं, जरूरी है, जरूरी है। शेरोज का सवाल है व्हाट इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो। शेरोज ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो था, ये स्क्रीन पे जो तुम्हें आ रहा है नजर। इजाजत है? चलो भाई मैं आगे बढ़ रहा हूँ। शेरोज सवाल का जवाब मिल गया? शेरोज समी, चलो सेट है, सेट है, सेट है। सर, सर आपको कुछ देर पहले मैंने एक गलत कॉन्सेप्ट बताया था। मैंने कहा था, बोला था कि भाई गलत है, लेकिन बोला था, याद है किसी को? याद है किसी को? बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं। सेक्शन 6 में लिखा हुआ, ये नहीं, डिस्काउंट फैक्टर का क्या बताया? डिस्काउंट फैक्टर में सिर्फ इन्फ्लेशन शामिल नहीं होती, इन्फ्लेशन भी शामिल होती है। सर डिस्काउंट फैक्टर बनता किस तरह से? आए सर बात करते हैं, मजेदार बात है, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ रहिएगा। ये मैंने स्क्रीन बनाई हुई है, लेकिन मैं ये दोबारा बनाऊंगा, जरा बात करना और सर बचपन में, मेरे साथ रहिएगा प्लीज। बचपन में अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी हुई है, किसने नहीं पढ़ी हुई? कोई भी नहीं आता क्लास में। एसेट इज इक्वल कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। सर ये एसेट्स क्या है? सर कारोबार के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट होता है ना सर, जो भी पैसा बाहर से आता है बिजनेस के अंदर, बिजनेस इज द सेपरेट लीगल एंटिटी, इस तरह की बातें आपको आती है। सर वो पैसा दो जगह से आता है। इक्विटी जिसको आप बोलते हैं, इक्विटी कौन देता है? इक्विटी का पैसा किस बंदे की तरफ से आता है, किस ग्रुप की तरफ से आता है? उस लोग शेयर होल्डर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर दूसरे होती हैं लाइबिलिटीज, नॉर्मली बैंक आपको लोन दे रहा होता है, एग्री करते हैं सर आप? सर बिल्कुल सर। सर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन चेंज कर रहा हूँ, अकाउंटिंग इक्वेशन चेंज कर रहा हूँ, सेम इक्वेशन है, मैं एसेट्स को बोल रहा हूं एसेट्स एम्प्लॉयड, वो पैसा जो मैंने अपने कारोबार में इन्वेस्ट किया है। कारोबार में मैंने इन्वेस्ट किया है 10 करोड़ रुपया शेयर होल्डर का, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया, शाबाश। और 10 करोड़ रुपया मैंने इन्वेस्ट किया है बैंक का, तो मेरे बिजनेस की टोटल वैल्यू कितनी हो गई है? 20 करोड़। ये गंदी राइटिंग को छोड़ के आप सामने देख सकते हैं, इधर मैंने साफ सुथरी राइटिंग के अंदर भी सेम काम किया हुआ है। सर मैंने दोनों से 10-10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट रेज की। अच्छा सर मेरा गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा। सर जो मैंने कैपिटल लिया है शेयर होल्डर से, इक्विटी वाले से, और जो पैसा मैंने बैंक से लिया है, मैं डायरेक्ट यहाँ बैंक नोट कर रहा हूँ। सर कैपिटल वाले की ख्वाहिशात क्या होती हैं? सर उसको चाहिए होता है डिविडेंड, ये आप बोलेंगे मुझे बच्चों वाला आंसर। सर बैंक को चाहिए होता है इंटरेस्ट, एग्री करते हैं? सर 10 आपने इनसे लिए थे,
10 आपने इनसे लिए। बिजनेस के अंदर टोटल पैसे कितने इन्वेस्टेड हैं सर? ऊपर मैंने आपके सामने नोट कर दिया है सर, बिजनेस के अंदर टोटल 20 करोड़ रुपया इन्वेस्टेड। एग्री करते हैं सर? अच्छा सर, बैंक की ख्वाहिश, सर बैंक को इंटरेस्ट चाहिए। सर एज्यूम करें बैंक बोलता है मुझे इंटरेस्ट चाहिए 10%, इतने पे मैंने आपको लोन दिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बैंक और शेयर होल्डर में, घटिया सवाल पूछ रहा हूं डिस्काउंट फैक्टर समझाने के लिए, आसान सवाल पूछ रहा हूं, बैंक और शेयर होल्डर में ज्यादा रिस्क कौन लेता है? शहरोज कह रहा है बैंक। अबे शहरोज, बैंक मॉर्गेज भी रखवाता है। शेयर होल्डर, भैया लॉ दोबारा पढ़, शेयर होल्डर बिल्कुल सही है। तो शेयर होल्डर बोलेगा हायर द रिस्क, पुराना बात है, जीरक पुरानी बात है, हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। बोलेगा यार एक तो तुम काम करो, बैंक ने तो बता दिया ना अपना मुंह खोल के 10% पे कर दो, बैंक ने तो बोल दिया 10% पे कर दो। लेकिन शेयर होल्डर क्या बोलेगा? शेयर होल्डर बोलेगा, कंपनी को बोलेगा कि मैं तुम्हें अपना 10 करोड़ रुपया इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, रिस्क मैं ले रहा हूँ, एजीएम में वोटिंग राइट मेरे पास है, कंपनी डूब गई तो आखिरी नंबर मेरा होगा, बैंक को तो पहले मिलेंगे पैसे, तो रिस्क मेरा ज्यादा है, तो सबसे पहले तो तुम मुझे 10% पे करो। क्यों पे करो? क्योंकि अगर यही 10 करोड़ रुपया मैं तुम्हारे बिजनेस में लगाने के बजाय यही 10 करोड़ रुपया मैं बैंक में रखवाता तो मुझे क्या मिलता? अगर ये 10 करोड़ रुपया मैं बैंक में रखवा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये तो वही बात हो गई ना, हुदैत को मैंने 10 करोड़ रुपया दिया, हालांकि ना मेरे पास है ना उसकी शक्ल ऐसी है, लेकिन हुदैत को मैंने 10 करोड़ रुपया दिया, आर्मागेडन को मैंने 10 करोड़ रुपया दिया, जीरक को मैंने 10 करोड़ रुपया दिया, ये तीनों मेरे पास आए, और एक कह रहा है मैं आपके लिए 8 लाख का प्रॉफिट लाया हूं, एक कह रहा है मैं 6 लाख का लाया हूं, एक बोलता है मैं 9 लाख का लाया हूं। तो भाई तुमने एफिशिएंसी कहां शो की? ये पैसा जो मैंने तुम्हें दिया जिस पे तुम 9 लाख रुपए लेकर आए हो, अगर मैं बैंक में रखवा देता तो मुझे वहां से 10 लाख रुपए मिलता, तो तुम्हें देने के चक्कर में तो लॉस हो गया। हक है ना मेरा? अच्छा मिसाल 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 मिसाल, को पैसे दिए हमने, हसन को पैसे दिए हमने 1 करोड़ रुपया, एक साल बाद आया, एक बंदा मुझे 25 दे रहा है, एक बंदा मुझे 30 लाख दे रहा है। अब मैं इसको पता क्या बोलूंगा? उदैत बेटा तुम्हारा कंट्रीब्यूशन 25 लाख का नहीं था, 15 लाख का था। क्यों? वजह क्या थी? वजह क्या थी? सर वो 10 लाख तो बैंक में वैसे भी मिल जाते, ये जो एक्स्ट्रा 15 मिले हैं ये हुदैत की एफिशिएंसी है। मैं हसन को क्या बोलूंगा? मैं हसन को क्या बोलूंगा? हसन जो तुमने 30 लाख रुपए मुझे दिया उसमें तुम्हारी एफिशिएंसी 20 लाख रुपए है, 10 लाख तो मुझे बैंक में वैसे ही मिलता। तो शेयर होल्डर क्या बोलेगा? मैं अगर बैंक में रखवाता तो 10% मुझे वहां से मिलता, तो 10% तो मेरा रिटर्न वहां से दो, प्लस महंगाई बहुत है, नया पाकिस्तान है, तो 5% इन्फ्लेशन होगी, और इन्फ्लेशन की वजह से मेरे पैसों की वर्थ कम होगी। एक सेकंड, मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूं, मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूं, याद आ रहा है? पैसे की वर्थ हो रही है कम इन्फ्लेशन की वजह से। कैसा? सर अब ये शेयर होल्डर को बात मालूम है, शेयर होल्डर भी कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास ले चुका है, तो वो बोलेगा, वो आपको बोलेगा पहले तो मुझे इंटरेस्ट पे करो, फिर मुझे इन्फ्लेशन पे करो। आगे सुनो, आगे सुनो, फिर वो बोलेगा मैं तुम्हारी कंपनी में रिस्क ले रहा हूं, तो मुझे रिस्क का प्रीमियम भी पे करो 5%। अच्छा सुनो, अब ये बड़ी मजेदार बात है हमजा, गौर करना, दोबारा बता रहा हूं, मैं तुम्हें ये बता रहा हूं हमजा, मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं बात ये कर रहा हूं कि शेयर होल्डर कितना परसेंट रिटर्न आपसे मांगेगा? शेयर होल्डर छोटी सी बात करेगा, शेयर होल्डर बोलेगा बैंक 10% ले रहा है, मैं आपसे 20% लूंगा। मैं 20% क्यों लूंगा? 10% जो इंटरेस्ट का है मैं आपसे हमजा वो लूंगा, बाकी 5% मैं इन्फ्लेशन का लूंगा, बाकी 5% मैं अपना रिस्क का लूंगा। इसका मतलब बैंक को इंटरेस्ट चाहिए 10%, शेयर होल्डर को डिविडेंड चाहिए 20%। आसान जबान कर रहा हूं, कैलकुलेशन हमारे पेपर में रिक्वायर्ड नहीं है, हमें डिस्काउंट फैक्टर हमेशा मिलता है। मैं आपको उसकी बैकग्राउंड वर्किंग दिखा रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि सिर्फ इन्फ्लेशन शामिल नहीं होती। 20 करोड़ रुपए हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट है, मैं शुरू से इसको दोबारा मूव कर रहा हूं, 20 करोड़ रुपए हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट। ये 20 करोड़ मैंने दो जगह से रेज किया, 10 बैंक से, 10 शेयर होल्डर से। एग्री करते हैं यहां तक? बैंक मुझसे 10% इंटरेस्ट मांग रहा है। मेरे बच्चों मुझे बताओ 10 करोड़ का 10% इंटरेस्ट कितना बनता है? 10 करोड़ का 10% एक साल में कितना बनता है? 1 करोड़ रुपया। अच्छा वोट पे लिखा हुआ भी है, मजे की बात, 1 करोड़ रुपया। सर अगर मैं किसी से 10 करोड़ रुपए लूं और उससे 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाऊं तो वो प्रॉफिट मेरे काम का नहीं है ना, क्योंकि वो सारे का सारा इंटरेस्ट की फॉर्म में चला जाएगा। इस बात पे एग्री करते हैं?
एज्यूम करो शेयर होल्डर ने पैसा दिया ही नहीं है, मैंने उधार पे बैंक से पैसा लिया। अच्छा, अगर मैं 2 करोड़ रुपए 10 करोड़ से कमाऊं पूरे साल में, तो मैं घर पे क्या लेके जाऊंगा? 1 करोड़। और अगर मैं 10 करोड़ से साल में 6 करोड़ रुपया कमाऊं तो घर पे क्या लेके जाऊंगा? 6 करोड़ मैंने कमाए, 5 करोड़। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। तो वो 1 करोड़ मैंने बैंक को देना है सर, इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड के इंटरेस्ट? आप लोग बताएं, जल्दी से बताएं। शाबाश, इंटरेस्ट। एग्री सर, एग्री। सर शेयर होल्डर ने भी पैसा दिया। शेयर होल्डर और कंपनी अलग अलग होते हैं ना, पता होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी, पता होगा, एक बात लॉ के अंदर आपने पढ़ी, लॉ के अंदर आपने पढ़ी। उमर वो छोड़ दो, 5-10% छोड़ दो, बांटवा। तुम सिर्फ ये बात माइंड में रखो कि शेयर होल्डर 20% तुमसे मांगे, ठीक है? अच्छा, शेयर होल्डर से जिसने रिस्क लिया है, तुमने 10 करोड़ का लिया, 10 करोड़ का 20% कितना बनता है? 2 करोड़ रुपया। सही है, एग्री करते हैं? तो अब मुझे एक बात बताना, मुझे एक बात बताना, मेरे बिजनेस में टोटल पैसा कितना मैंने लिया था? सर आपने लिया था 20 करोड़, याद होगा आपको, 20 करोड़। आधा पैसा कहां से आया था? शेयर होल्डर से, ऐसा ही है? आधा पैसा सारा, सही है। आधा पैसा कहां से आया था? शेयर होल्डर से। आधा पैसा कहां से आया था? बैंक से। सर इस 20 करोड़ के ऊपर, 20 करोड़ के ऊपर स्क्रीन पे मेरे साथ रहना, 1 करोड़ का इंटरेस्ट पे करना है, 2 करोड़ रुपए का डिविडेंड पे करना है। टोटल मुझे बाहर कितना पैसा पे करना है? टोटल पैसा 20 करोड़ रुपए जो मैंने लिया है, मुझे कितना बाहर पे करना है? 3 करोड़ रुपए। तो अगर मैं परसेंटेज के अंदर बात करना चाहूं कि मैंने 20 करोड़ रुपए उठाया है जिसपे 3 करोड़ तो मैंने देना है, तो अरे बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, 15%। अच्छा आप जरा एक एग्जाम्पल सुने। मैंने 20 करोड़ रुपए लिए, जिससे भी लिए बाहर में गए, देने मैंने 3 है। मेरे बिजनेस ने पूरे साल में 5 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। मुझे बताओ मैं घर क्या लेके जाऊं? बहुत देसी एग्जाम्पल दी है, कोई टेक्निकल बात नहीं की। 20 करोड़ पे 5 करोड़ मैंने कमाया, मैं घर क्या? 2 करोड़ रुपया। अच्छा, मैंने 20 को 40 करोड़ रुपया कर दिया, मैंने 20 को 40 कर दिया, घर क्या लेके जाऊंगा? 17 करोड़ रुपया। शानदार सर, वो 3 तो आप दे देंगे। सर वो जो 17 करोड़ रुपया आपने वैल्यू एड की है ना सर, जब हम उसको डिस्काउंटिंग के अंदर ट्रांसफर करते हैं ना सर, जब हम उसको डिस्काउंटिंग के अंदर ट्रांसफर करते हैं, तो सर वो चीज प्रेजेंट फ्यूचर कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू के अंदर चेंज कर रही होती है। तो अगर तुम 3 करोड़, फसल मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात बताओ, हाँ ये मेरा भाई, अब मैंने प्रॉफिट से इसको कंपेयर किया है, ये प्रॉफिट से कंपेयर कर दिया है मैंने इसको। सर छोटी बात ये है, जब तुम्हारी एनपीवी प्लस आए ना, जब तुम्हारी एनपीवी प्लस आए, समझ जाना तुमने 3 करोड़ से ऊपर पैसा कमाया होगा, क्योंकि दोनों को खुश करने के बाद भी कंपनी के पास पैसा बच गया। शहरियार एनपीवी याद है, एक दफा पॉजिटिव आ रही थी 1 रुपए 20 पैसे की, और एक दफा नेगेटिव आ रही थी। तो मैं जरा उसकी एग्जांपल चेंज करता हूं। अगर तुमने 20 करोड़ पर इस एग्जांपल के अंदर, अगर तुमने 20 करोड़ में इस एग्जांपल के अंदर तुमने अगर 3 करोड़ का, सॉरी 2 करोड़ का तुमने कमाया, तो तुम्हें 3 पे करना पड़ेगा, और वो 3 पे करने की वजह से तुम्हारी वेल्थ कम हो जाएगी। याद है बीच में हुदैत की एनपीवी पॉजिटिव आ रही थी, वो मैं आपको बैकग्राउंड वर्किंग दे रहा हूं। वो पॉजिटिव इस तरह से आ रही थी कि अगर तुमने 20 करोड़ के ऊपर 8 करोड़ रुपया कमाया, तो 3 पे करने के बाद भी तुम्हारे पास 5 करोड़ रुपया बच जाएगा। इस तरह से बच रहा है, वहां पर हम डिस्काउंटिंग कर रहे हैं। तो अब मेरी बात सुनिएगा, ये बोर्ड पे जो लिखा है आपको कॉपी करना है, लेकिन एक छोटी सी बात आप नोट कर लें, छोटी सी बात नोट कर लें। 2 बातें करूंगा, पहली बात सुनो मेरी बात। ये जो डिस्काउंट फैक्टर है, हसन अगर 3 कमाया है तो एनपीवी 0 आ रही है, इसका मतलब ना वेल्थ बढ़ रही है ना गिर रही है। मैंने अगर 20, एक बच्चे ने सवाल पूछा है, अगर 20 के ऊपर 3 करोड़ रुपया आपने अर्न किया तो क्या होगा? बेटा सब पे ऑफ कर दूंगा, ना मेरी वेल्थ बढ़ रही है ना गिर रही है, एनपीवी के अंदर 0 आंसर आएगा। सर ये डिस्काउंट फैक्टर, इसमें सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं होती, इसमें एक चीज थी इन्फ्लेशन, कॉन्सेप्ट सही कर रहा हूं, इसमें एक चीज थी इंटरेस्ट, इसमें एक चीज थी आपका रिस्क जो शेयर होल्डर आपसे ले रहा है, इसमें और बहुत सारे किस्म के प्रीमियम्स होते हैं, इसमें बहुत सारे किस्म के प्रीमियम होते हैं जो हम इसके अंदर ऐड करते हैं। सर ये डिस्काउंट फैक्टर की वर्किंग मैंने आपको बताई। सर डिस्काउंट फैक्टर का एक नाम और है, इसको WACC भी बोला जाता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब मेरी बात सुनना, खुशी की खबर, मैंने आपको इसकी बैकग्राउंड वर्किंग दी है कि डिस्काउंट फैक्टर निकलता किस तरह से है।
मजेदार बात है, कल मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा ये बात, लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये, उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये, डिस्काउंट फैक्टर हमें आई कैप में हमारे एग्जाम में निकालना नहीं होता। एक बच्चे ने पूछा था सर हमें कैसे पता चलेगा, तो तब भी मैंने आंसर दिया था, दोबारा आंसर दे रहा हूँ सर। एग्जामिनर हमें बता देगा कि डिस्काउंट फैक्टर 10% है, 5% है, 15% है, वो जो भी होगा हमें हमेशा प्रोवाइड वो करेगा। सवेरा ने सवाल पूछा है सर ये वैक क्या है, बेटा वैक की फुल फॉर्म नोट कर लो, एक सेकंड में स्क्रीन पे लिख ही देता हूँ। वैक की फुल फॉर्म है, डिस्काउंट फैक्टर ही है, इसको बोला जाता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज इसलिए, इसमें दो चीजें होती है ना, दो चीजें इसके अंदर होती है, एक चीज होती है इक्विटी, एक चीज होती है आपकी बैंक का लोन लायबिलिटी। अरे हसन कहाँ आ गए तुम, गेड बीटा अनगेड, भैया क्या हो गया, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, मुबारक हो, ये बीएफडी में आएगा इंशाल्लाह, अगर वहां तक पहुंच गए, जब वहां तक पहुंच गए। क्लास कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। हाँ हमजा, 2 मिनट रुको बस, कॉपी कर लिया आप लोगों ने, या तो मुझे बता दें प्लीज। हसन आसिफ मेरी जान, पूरे सेशन के अंदर होश में रहना है, वरना आंख खुलेगी मार्च में। बुक का आपको बता दूं, आई कैप की बुक, एआरटीटी का मैनुअल, और हमारे कुछ सवाल हैं, मेरे कुछ सवाल मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में दे दूंगा, वो भी मैनुअल का पार्ट है, बस वो अलग से मैंने अपने पास बना के रखे हैं। वो एक ही चीज है, वो हम आपके साथ सारे का सारा शेयर करेंगे, आपने वही काम करना है। रजिस्टर बनाना है, रजिस्टर हट्टा कट्टा बनाना है, हट्टा कट्टा सेहतमंद रजिस्टर, हुदैत की सेहत जैसा रजिस्टर मत बना दीजिएगा। अली मैं ब्रीफ कर रहा हूँ, अली मैं ब्रीफ कर रहा हूँ। दुकानें बंद है यहाँ पे, बुक मिल जाएगी, दुकानें खुली नहीं है। हसन ले लो स्टडी टेक्स, हसन आसिफ स्टडी टेक्स होना चाहिए, अच्छा है। हुसैन अब्बास बेटा मैनुअल मिल जाएगा आपको ग्रुप के ऊपर, मसला नहीं। मुझे बस याद दिलाना, वो व्हाट्सएप के व्हाट्सएप खोलना हो, फेसबुक का ग्रुप आपने शेयर करना है। रमशा बेटा WACC ये लिखा हुआ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको डिस्काउंट फैक्टर का जरा फैंसी किस्म का नाम है। हाँ हसन अंदर मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, बच्चे जरा कॉपी कर लें, बच्चे जरा कॉपी कर लें। हाँ हम आज बस एंड 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 कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। अभी हमने हल्का सा कॉन्सेप्ट दिया है, इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ें। उदैर भाई एक तो तुम्हारी हमने मार्केटिंग कर दी, अब तुम ये सब कुछ बातें करते हो। अच्छा कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया। क्लास सुने, मैं थोड़ा सा ब्रीफ करने लगा शुरू से, कहाँ कहाँ पे क्या चीजें थी। जाहिर सी बात है आपको ये लेक्चर मिल जाएगा, आपको स्लाइड्स भी मिल जाएंगी, लेकिन अपने पास नोट करते रहना साथ। महमूद बेटा मैं दोबारा से ये सब बातें कर रहा हूँ, ठीक है, आखिरी इसको मैं ब्रीफ कर रहा हूँ, ब्रीफ कर रहा हूँ। अच्छा जी, हमने बात स्टार्ट कहाँ से की है, प्लीज मेरे साथ रहें थोड़ी देर के, थोड़ी देर के लिए आप मेरे साथ रहिए। सर हमने बात स्टार्ट की है कि हमें इस सेशन के अंदर क्या क्या काम करने, हमने बता दिया कि मैनेजमेंट के 3 फंक्शन है, मोटे मोटे प्लानिंग कंट्रोल डिसीजन मेकिंग, और इन फंक्शंस के अंदर ही आपको टूल्स दिए जाएंगे। बजटिंग हो गया, वेरिएंस हो गया, मेक और बाय हो गया, रेलेवेंट कॉस्टिंग हो गया, ब्रेक इवन हो गया, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हो गया, ये सारे टूल आपने कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ने। तो जो थियोरेटिकल बातें आप BMBS में क्या करते हैं, तो उन सबकी कैलकुलेशन यहाँ पे आनी स्टार्ट हो गई, ठीक है जी। मैंने वेटेज भी बोर्ड के ऊपर लिख दी है, मैं थोड़ी जूम भी कर रहा हूँ। बजटिंग, वेरिएंस, डिसीजन मेकिंग कितने कितने मार्क्स का आता है। अगर मैं सिर्फ आखिरी अटेम्प्ट की बात करूँ, मार्च 2020 की, जिसका रिजल्ट आने वाला है होपफुली अच्छा है, उसमें डिसीजन मेकिंग में रेलेवेंट कॉस्टिंग 20 मार्क्स, अप्रेजल 15 मार्क्स, सिर्फ ये 2 सवाल 35 मार्क्स। ये शुरू में हम करवा रहे हैं, ये मैंने बोर्ड पे लिख भी दिया था, दोबारा बोल रहा हूँ, शुरू में हम करवा रहे हैं। अगर तुम इस पे हाथ सेट कर लेते हो ना, तुम्हारा पेपर सेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक बात मैंने यहाँ बताई, बहुत काम की बात, दोबारा उस पर जोर दूंगा। मुझे आपका रजिस्टर चेक करना है, आपको आंसर मुझे चेक करवाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, गलतियां निकालनी है, जो हम क्लास में करते हैं, तो वही काम हम करेंगे। ये काम हम करेंगे इस दफा फेसबुक ग्रुप के थ्रू। प्लीज ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी ये ग्रुप क्लोज है, लेकिन अभी भी हमने इस पे सिक्योरिटी मेजर लिए नहीं है, लेकिन जब सब बंदे ऐड हो जाएंगे, जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, प्रॉपर सेशन स्टार्ट हो जाएगा, अभी तो फ्री टू ऑल है, तो हम इसको ऑब्वियसली क्लोज कर देंगे, क्योंकि वो बिल्कुल हमारे क्लास सर की तरह काम करेगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर हम आगे बढ़े।
मैंने आपको ये बताया, मैं दूसरी स्क्रीन खोल रहा हूँ, कि डिसीजन मेकिंग के अंदर भी दो टॉपिक्स हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग और शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के अंदर, यार एक सेकंड रुको, हाँ, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के अंदर 5 एरियाज हैं। एक सर ने स्टार्ट करवा दिया है ब्रेक इवन। तूबा बेटा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल स्टार्ट हो गया, मैं ब्रीफ दे रहा हूँ। ब्रेक इवन सर ने स्टार्ट करवा दिया है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे आज मैंने बात करना स्टार्ट की है, बिल्कुल बेसिक लेवल की बात की है। अभी मैंने आपको अपनी एग्जांपल्स भी नहीं करवाई। मजेदार बात है, मैं आपको अपनी एग्जांपल भी दिखाता हूँ। शुरू में आप मेरी एग्जांपल करेंगे, जो मैं आपको यहाँ से नोट करवाऊंगा। बेसिक कैश फ्लो से हम मूव करेंगे, तूबा और बाकी बच्चे सब लोग ये सुन लें। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता अपने बड़े सवाल की तरफ मूव करेंगे, फिर पास पेपर, फिर ICW, मतलब जहां जहां से हम सवाल ले रहे हैं वो तो मैं आपको क्लास के अंदर बता दूंगा, अभी उस पर बात करना बेकार है। सर डिसीजन मेकिंग में 5 एरिया है। ब्रेक इवन पहला है, सर ARM ने स्टार्ट कर दिया है। अप्रेजल लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग का एक ही एरिया है, उस पर मैंने बात स्टार्ट कर दी है। आज हल्की सी डिस्कशन, हल्की सी, बहुत हल्की सी ना होने के बराबर, एनपीवी की हुई। कल यहीं से बात स्टार्ट करेंगे, इनफैक्ट बात ही एनपीवी के ऊपर करनी है। ये टॉपिक पूरा करवाने के बाद मैं शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के बाकी एरियाज की तरफ मूव कर जाऊंगा, जिसमें मेक और बाय, फर्दर प्रोसेसिंग, स्पेशल ऑर्डर, लिमिटिंग फैक्टर, ये सब आपके पास आएगा। ये आपका आधा सिलेबस है सब कुछ मिला के। अच्छा जी, सर मैं अगली स्क्रीन पे मूव कर रहा हूँ। सर हमने इसके बाद बात करी, ये एग्जाम्पल थी जो आज मैंने करवानी थी, लेकिन मैं इस एग्जाम्पल को नहीं करवा रहा, ठीक है, ये अब टाइम हो गया एंड। सर उसके बाद हमने बात करी, सर उसके बाद हमने बात करी, मैं ब्रीफ कर रहा हूँ दोबारा से, मास भाई ब्रीफ कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो फॉर वेल्थ जनरेशन। हमने बताया कि कैश फ्लो मूवमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होती है। फिर हमने प्राइवेट स्कूल बिजनेस की बात करी कि उन्होंने अपनी वेल्थ इंक्रीज किस तरह से करी, याद होगा 10 करोड़ रुपए इंक्रीज कर लिए दूसरे का कैश अपने पास रख के। फिर हमने करेंसी पेपर की बात करी कि भैया नोट के ऊपर तो 100 रुपए 1000 रुपए सेम लिखा होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी औकात कम हो जाती है। हमने इस बहाने एक बात और करी, अगर किसी बच्चे के रजिस्टर में ये सब बोर्ड पे जो लिखा हुआ है ये है, नहीं भी है तो अपने पास एक छोटी सी बात नोट कर लीजिएगा, छोटा सा एक जुमला नोट कर लीजिएगा। मैं क्लास में डिक्टेट करवाता हूँ, दोबारा करवा रहा हूँ, छोटा सा एक जुमला नोट कर लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हमारे पास आएंगे, ऑब्जर्वेशन पॉइंट के तौर पर नोट कर लीजिएगा अपने पास कि इन लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग बहुत सारी बातें होती हैं, सिर्फ एक बात मैं आपको लिखवा रहा हूं। इन लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, in long term decision making, only relevant cash flows are entertained. In long term decision making, only relevant cash flows are entertained. और ब्रैकेट में नोट कर लें, ब्रैकेट में नोट कर लें, all non cash items are ignored. All non cash items are ignored. ब्रैकेट में नोट कर लें, ऑल नॉन कैश आइटम्स आर इग्नोर्ड। तो मैंने आपको ना ये जो स्क्रीन के ऊपर, बेटा ये स्क्रीन जो आपको नजर आ रही है, दो बातें करी, मारूफ मैं रिपीट कर रहा हूं। इन लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग ओनली रेलिवेंट कैश फ्लोज आर इंटरटेन्ड। अभी तो तुम्हें कैश फ्लो पता चल रहा है, रेलिवेंट कैश फ्लो तो आने वाली क्लास में तुम्हें बात समझ में आएगी, उसके बारे में तो बात ही नहीं करी। और ब्रैकेट में नोट करें, मारूफ बेटा ब्रैकेट में नोट करो, ऑल नॉन कैश आइटम्स आर इग्नोर्ड। मास बिल्कुल सही, जैसे कि डेप्रिसिएशन, ऐसे और जितने भी नॉन कैश आइटम होंगे मास बिन उमेर, बेटा वो सबके सब इग्नोर होंगे। कैरोसमी डेप्रिसिएशन की जो टैक्स इंप्लीकेशन होंगी ना, जो टैक्स इंप्लीकेशन होंगी, उनका जो कैश फ्लो पे इंपैक्ट आएगा वो इंपॉर्टेंट होगा। वरना डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश है, उसको साइड पे करना पड़ेगा। हाँ उधर, हाँ सारे नॉन कैश आइटम, सारे जितना मर्जी नाम ले ले भाई। अच्छा 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 अच्छा, आर्मागेडन, हाँ हाँ सही सही। अच्छा सर, इस स्क्रीन के ऊपर जो चीजें मैंने आपके पास हैं, हमजा वेरी गुड, लॉस ऑन डिस्पोजल भी, लेकिन उसके ऊपर जो टैक्स का इंपैक्ट होगा वो आएगा भी, हम बात करेंगे। तुम अच्छा खानदानी कॉन्सेप्ट पूछ रहे हो, वो 5वीं क्लास तक ये आपके पास आएगा, अभी तो बहुत बेसिक की बात की है। सर 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 सर, अबे यासिर ब्रेक क्या है, क्लास एंड हो रही है, क्लास हो रही है एंड। सुनो मेरी बात, इस बोर्ड पे जो चीजें बनी हुई है ना, इस बोर्ड पे जो चीजें बनी हुई है ना, उसमें मैंने दो बातें की, कैश फ्लो की इंपॉर्टेंस और कैश अपनी वर्थ कम करता है।
अच्छा, कैश अपनी वर्थ कैसे कम करता है, ये हमने बात की थी, याद होगा, पेट्रोल वाली एग्जांपल याद रखना, खुदा का वास्ता है भूल मत जाना। हम 100 रुपए का नोट लेके पंप वाले के पास जा रहे हैं, कभी वो हमें मुस्कुरा के देखता है, कभी वो हमें घूर के देखता है, ठीक है ना, क्यों, हमारे कैश की वर्थ आहिस्ता आहिस्ता करके होती जा रही है। सर फिर मैं आगे मूव कर रहा हूँ। सर हमने फिर चेक किया हुदैत की वेल्थ। हुदैत को एक बंदे ने 1 साल बाद 108 रुपया दिया, और हमने सबसे मेन बात जो सीखी ना पेज के अंदर, फ्यूचर कैश फ्लो को प्रेजेंट के ऊपर डिस्काउंट किया जाता है। हमने इस एग्जाम्पल के अंदर भी सेम काम किया है, जो बोर्ड के ऊपर बनी हुई है, इसको क्या मौत पड़ गई है, हाँ, इसको हमने इस एग्जाम्पल के अंदर भी सेम काम किया है, और हमने एग्जाम्पल नंबर 8 में भी सेम काम किया है। फर्क सिर्फ ये था कि वहां पैसा 1 साल बाद मिल रहा था, 12 महीने बाद, यहाँ पैसा 2 साल बाद मिल रहा है। बेटा आकाश यहीं पर है, आकाश यहीं पर है, मेरे सामने बैठा, उनकी क्लास स्टार्ट हो रही है, सही है। अच्छा जी, क्लास अब हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में कितनी देर में स्टार्ट हो रही है? 5 मिनट, सर कह रहे हैं 5 मिनट के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, 5 मिनट में जो काम करने हैं तुमने कर लो। बेटा नेक्स्ट क्लास में इसको यहीं से बात स्टार्ट करेंगे, और आपको आगे बताएंगे। काइंडली फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लेना, खुदा का वास्ता है। साथ बेटा ये मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, ठीक है, अभी सर की क्लास में 5 मिनट, ओके, लाभ बंद, सही क्लास